पुस्तक 6 अध्याय 1 जलीय मनो के 4 महल। ऊंचा चौड़ा प्राचीन हॉल वैसा ही था जैसा अनगिनत सालों से था। पूरे हॉल में कई विशाल प्रार्थना की चटाइयां बिछी थीं और एक बूढ़ा काला बैल अचानक आए जी निंग को देखकर मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। मुख्य हॉल। निंग ने बड़े हॉल की ओर देखा। बधाई हो। बूढ़ा काला बैल खुशी से भरकर पास आया। अभी कुछ ही साल हुए हैं और तुम जिफू स्तर पर पहुंच ही गए हो। यह मेरे अनुमान से भी तेज था। निंग अभी भी स्नोड्रैगन पर्वत से विशेषज्ञों के एक बड़े समूह के आने की चिंता में था और इसलिए उसने बहुत अधिक खुशी के बिना कहा, मैं बस भाग्यशाली था। ये तथ्य कि तुम पहले उन 3 परीक्षाओं में सफल हो गए, भाग्य का मामला नहीं था। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। तुमने नियंत्रण ताबीज बांध लिया है और अब तुम जलीय जागीर के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जा सकते हो। इन स्थानों तक पहुंच के साथ अब तुम्हारे पास अचानक प्रमुखता हासिल करने के लिए पूंजी होगी। जी निंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले से ही भविष्य देख सकता हूँ क्योंकि तुम ग्रैंड जिया राजवंश के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक हो। निंग दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ा काला बैल जादुई खजाने की आत्मा चापलूसी करने में इतना माहिर होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बूढ़े काले बैल ने कहा। अमर जुहुआ के शिष्य बनने के फैसले से ग्रैंड जिया राजवंश के अनगिनत लोग पागल हो गए थे। अगर उन्हें पता होता कि अमर जुहुआ इस जलीय जागीर का सिर्फ तीसरा स्वामी है तो शायद दुनिया में सचमुच तूफान आ जाता। इस एक्वाटिक मैनर में आखिर ऐसी क्या खास बात है? निंग ने जल्दी से पूछा। उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि क्या ये जलीय जागीर उसकी शक्ति को बढ़ा पाएगी या नहीं और क्या आगामी युद्ध में उसे सफलता मिलने की अधिक संभावना होगी। जलीय जागीर में कई रहस्य हैं, बूढ़े काले बैल ने कहा। अमर जुहुआ और मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे। अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं तो इस जागीर को भविष्य के दुष्ट देवताओं के प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया होगा। भविष्य की पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना। निंग दंग रह गया। ठीक है, बूढ़े काले बैल ने अपना बड़ा सिर हिलाया। इस जलीय जागीर का पहला स्वामी एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस देवता रहा होगा। मुख्य हॉल में बिछी प्रार्थना की चटाइयों पर नजर डालिए और आपको समझ आ जाएगा। शुरू में कई राक्षस देवता यहाँ बैठकर उसकी आज्ञा का इंतजार करते और उसे प्रशिक्षण के सही तरीके के बारे में बताते सुनते होंगे। निंग ने आसपास पड़ी विशाल प्रार्थना चटाई और हॉल के सामने रखी उस अकेली प्रार्थना चटाई को घूरा। उसने धीरे से सिर हिलाया। प्रथम गुरु की शिष्यता स्वीकार करने की विधि 2 गलियारों से होकर गुजरती थी, एक जियांटियन स्तर के फेंट गॉड शरीर परिशोधकों के लिए जबकि दूसरा जिफू स्तर के फेंट गॉड शरीर परिशोधकों के लिए। बूढ़े काले बैल ने कहा। साधारण फेंट गॉड साधक पर्याप्त नहीं होंगे, केवल वे ही योग्य होंगे जिनके शरीर रूपांतरित हो गए हों और फेंट गॉड के शरीर जैसे हो गए हों। क्या ये मूलतः सच्चे फेंट गॉड नहीं होंगे? निंग ने सिर हिलाया। उसका अपना शरीर स्वर्ग से उतरी आग और पानी से जन्मा था। उसका शरीर सचमुच एक जियांटियन दानव देवता जैसा था। इसके अलावा स्पष्ट रूप से जलीय जागीर के विभिन्न कक्षबाद के दुष्ट देवताओं की साधना के लिए हैं। बूढ़े काले बैल ने कहा। दुर्भाग्य से दुष्ट देवताओं का मार्ग बहुत कठिन है। हालांकि अमर जुहुआ ने भी मूल रूप से दुष्ट देवता शरीर शोधन के मार्ग पर ही शुरुआत की थी। धीरे धीरे वह मार्ग उसके लिए और अधिक कठिन होता गया। वह एक की शोधक के रूप में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अंत में वह अपनी विपत्ति में असफल रहा और एक शिथिल अमर बन गया। निंग समझ गया। मिसाल के तौर पर, हालांकि उसने खुद अपना लगभग सारा ध्यान एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण पर केंद्रित किया था। उसने पहले अपने जिफू को एक की रिफाइनर के रूप में स्थापित किया था। की रिफाइनिंग सरल थी, बॉडी रिफाइनिंग कठिन थी। शायद भविष्य में वह एक की रिफाइनर के रूप में एक पृथ्वी अमर बन जाए, जबकि वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में केवल आदिम दाववादी स्तर पर था, या यहाँ तक कि केवल एक वांशियांग निपुण भी। शायद उसे भी एक की रिफाइनर के रूप में कष्टों का सामना करना पड़े और अंत में असफल होकर एक भीला अमर बन जाए। ये पूरी तरह से संभव था कि वह अमर जुहुआ के मार्ग का अनुसरण करे। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। यही बात अमर जुहुआ ने एक बार अपने शिष्य रैम्पट से कही थी। कृपया बोलें, निंग ने तुरंत कहा। ये जलीय जागीर दुष्ट देवताओं की साधना के लिए है, इसलिए दुष्ट देवताओं के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करो। बूढ़े काले बैल ने कहा। भले ही तुम शून्य अवस्था के बिल्कुल किनारे पर हो और पृथ्वी अमर बनने की कगार पर हो, जी निंग, तुम्हें कि मैं अपना प्रशिक्षण रोक देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कष्ट का सामना मत करना। एक दुष्ट देवता शरीर परिशोधक के रूप में कड़ी मेहनत करो और पहले एक दुष्ट देवता के रूप में कष्ट सहो। निंग ने भौहें चढ़ाईं। अमर जुहुआ की परिकल्पना के अनुसार आप दानवों के मार्ग पर जितना आगे बढ़ेंगे, ये जलीय जागीर आपके लिए उतनी ही अधिक सहायक होगी। अमर जुहुआ को आभास हुआ कि इस जलीय जागीर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो उसे अभी तक पता नहीं थे। ये रहस्य पहले गुरु द्वारा दिए गए होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अमर जुहुआ उन्हें जानने में असमर्थ थे। बूढ़े काले बैल ने कहा। वरिष्ठ, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। जी निंग इसे याद रखेगी, निंग ने जल्दी से कहा। पहले मालिक के पास अविश्वसनीय दिव्य शक्तियां थीं और वह अमर जुहुआ से कहीं आगे था। बूढ़े काले बैल ने कहा। स्टेलर हॉल में जाने तक रुको, तब तुम्हें समझ आएगा। स्टेलर हॉल। निंग हैरान था। अचानक खाली जगह में एक भ्रम पैदा होने लगा। वह जल्द ही एक लंबे ताकतवर भालू में बदल गया। भालू का पूरा शरीर पीले फर से ढका हुआ था और वह निंग की ओर घूर रहा था, और ऐसा करते हुए निंग को लगा जैसे यह एक तरह का शाश्वत प्राचीन अस्तित्व है। यह वही एहसास था जो उसे तब हुआ था जब उसने अपने मन में मानुवा की तस्वीर देखी थी।
चाहे कितना भी समय बीत जाए वह हमेशा मौजूद रहेगा। यही एहसास उस विशाल भालू ने निंग को दिया था, बस यह एहसास ज्यादा गहरा था। नुवा पेंटिंग से मिले एहसास जितना शक्तिशाली नहीं। बड़े भाई, बूढ़े काले बैल ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे किया और पुकारा। निंग ने बैल के मुंह कांपना महसूस किया और बूढ़े काले बैल ने जल्दी से निंग से कहा, ये जलीय जागीर की आत्मा है। जागीर की आत्मा? निंग ने महसूस किया कि उसके सामने इस विशाल भालू का सिर भालू के सिर के विशाल ब्रह्म के समान लग रहा था जिसने उसे यहाँ पहुंचाया था। जी निंग आपको नमस्कार करती हैं, सीनियर, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। विशाल पीले भालू ने उसकी ओर देखा, एक और जो कि रिफाइनर के रूप में जिफू स्तर पर पहले पहुंचा। तुम 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख, जो दुनिया की नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है, में प्रशिक्षण लेते हो। तुम्हारे पास एक मजबूत फेंट गॉड वंश है। एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में कड़ी मेहनत करो, अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को बर्बाद मत करो। हाँ, निंग विशाल पीले भालू से निकलती अदृश्य आभा को महसूस कर सकता था। उस प्राचीन शाश्वत उपस्थिति ने ही निंग को ऐसा महसूस कराया जैसे यह कोई साधारण साधक के बस की बात नहीं है। ये तथ्य कि जागीर की आत्मा लोगों को टेलीपोर्ट करने में सक्षम थी, अपने आप में अविश्वसनीय और रहस्यमय था। अमर जो हुआ फेंट गॉड युग के अंतिम चरण के दौरान एक विशेषज्ञ था, और जागीर की आत्मा, वह तो पहले मालिक के पीछे पीछे चली आई थी। वह कितनी प्राचीन थी, कितनी शक्तिशाली थी, उसका सामना करते समय विनम्र रहना ही सबसे अच्छा था। मेरे पीछे आओ, विशाल पीला भालू आगे आगे चला। जल्दी करो, पीछे आओ, बूढ़े काले बैल ने आग्रह किया और वह भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। निंग पीछे से विशाल पीले भालू के पीछे चला गया, जो मुख्य हॉल के दाईं ओर 3000 मीटर ऊंचे गलियारे में पहुंचा। विशाल पीले भालू ने चलते हुए कहा, नियंत्रण ताबीज बांधने के बाद आपको प्रशिक्षणरत गुरु माना जा सकता है। मुख्य हॉल के अलावा आप इस गलियारे में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें 4 प्रमुख द्वितीयक हॉल थे। ये 4 प्रमुख द्वितीयक हॉल आपके लिए खुले हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी आप इन्हीं तक सीमित हैं। यदि आप और हॉल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको एक आदिम ताओवादी बनना होगा। निंग समझ गया, जिफू शिष्य बनना और नियंत्रण ताबीज बांधना केवल पहला कदम था। आदिम दाववादी बनना और संपूर्ण संपत्ति को अपने अधीन करना तो बस दूसरा कदम था। ज्यादा संभावना यह है कि दूसरा कदम भी बस एक साधारण बंधन होगा, जिससे कोई उसे हर समय अपने साथ रख सके। ज्यादा संभावना यह है कि एक्वाटिक मैनर अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होगा, क्योंकि अन्यथा अमर जो हुआ यह नहीं कहता कि उसे संदेह है कि अंदर और भी रहस्य छिपे हैं। देखो, विशाल पीले भालू ने दूर की ओर इशारा किया। वहाँ एक प्राचीन नीला पीला कांसे का दरवाजा था जो खुला था। निंग जल्दी से चलकर कांस्य द्वार से बाहर देखने लगा। बहुत खूब, निंग की आंखें गोल गोल घूम रही थीं। उसने गेट के पार एक विशाल हॉल देखा, जिसके बीचों बीच एक के बाद एक जादुई खजाने तैर रहे थे और हर एक से एक शक्तिशाली प्राचीन आभा निकल रही थी। निंग ने एक बड़ा सा युद्ध हथौड़ा देखा जो तिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था, जिसे देखते ही निंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो अभी फट जाएगा। वहाँ 4 अलग अलग रंगों के झंडे भी थे। उसे देखकर उसे लगा जैसे वह किसी असीम अलग दुनिया में खींचा चला आ रहा हो। ये ट्रेजर हॉल है, उन 4 प्रमुख माध्यमिक हॉलों में से एक जहां आप वर्तमान में प्रवेश कर सकते हैं, विशाल पीले भालू ने कहा। ट्रेजर हॉल वह जगह है जहां मास्टर ने अपने अनगिनत खजाने रखे थे, जिनमें अनोखी नश्वर वस्तुओं से लेकर आदिकालीन अराजकता के समय की वस्तुएं शामिल थीं। जब पंगु ने आकाश को विभाजित करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था, मास्टर ने इन सभी खजानों के लिए एक नियम निर्धारित किया है। जब तक आप मास्टर द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। निंग ने अपनी सांस रोक ली। जब पंगु ने स्वर्ग को विभाजित किया था, तब की आदिकालीन अराजकता की वस्तुएं वे क्या थीं? लेकिन निंग जानता था कि दुष्ट देवता स्वाभाविक रूप से स्वर्ग से उत्पन्न होते हैं, और पंगु द्वारा स्वर्ग को विभाजित करने के बाद वहां कई दुष्ट देवता थे। अब ऐसा लग रहा था मानो ये जलीय जागीर सचमुच एक अत्यंत प्राचीन शक्तिशाली राक्षस द्वारा छोड़ी गई हो। निंग ने पूछा, इन खजानों को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या क्या जरूरी है? जब आप खजाने के हॉल में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे उसमें देखेंगे तो आपको वे नियम दिखाई देंगे जो मास्टर ने पीछे छोड़े थे, विशाल पीले भालू ने कहा। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रथम गुरु ने ही 2 गलियारे बनाए थे जिनसे होकर भावी शिष्यों को प्रवेश मिलना आवश्यक था। कोष कक्ष के नियम भी प्रथम गुरु ने ही निर्धारित किए थे। स्पष्टतः जलीय मनों पर प्रथम गुरु का ही सबसे अधिक प्रभाव था, जबकि अमर जो हुआ तो बस एक राहगीर था। चलते रहो, विशाल पीले भालू ने चलते हुए कहा। अगला दूसरा हॉल दिव्य क्षमताओं का हॉल है, जहां अब तुम प्रवेश कर सकते हो। दिव्य क्षमता हॉल। निंग दंग रह गया। दिव्य क्षमताएं? उसने सिर्फ एक ही दिव्य क्षमता हासिल की थी, विंडविंग इविजन। निंग अच्छी तरह जानता था कि दिव्य क्षमताएं कितनी अनमोल होती हैं। ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें कोई भी हासिल कर सके। हम यहाँ हैं। कुछ देर चलने के बाद विशाल पीले भालू ने पास ही स्थित एक और विशाल कांसे के दरवाजे की ओर इशारा किया। उस प्राचीन कांसे के दरवाजे के ऊपर एक कांसे की हथेली थी, और उस हथेली से असीम शक्ति निकल रही थी, जिसमें आकाश को बंद करने और सूरज को रोकने की शक्ति थी। ये दिव्य क्षमता कक्ष है, विशाल पीले भालू ने कहा। केवल 2 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दुष्ट देवों को ही प्रवेश की अनुमति है। पहली यह कि दुष्ट देव शरीर शोधक रक्त बूंद पुनर्जन्म के स्तर तक पहुंच जाए। दूसरी यह कि ये 10 वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, अधिकतम 10 वर्षों के भीतर। निंग दंग रह गया। रक्त बूंद पुनर्जन्म, इसका मतलब था फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में जिफू स्तर पर होना।
वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। 10 साल, वह पहले से ही 10 साल से अधिक उम्र का था। अतीत में अमर जुहुआ 10 साल से ज्यादा का था, इसलिए उसे दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। विशाल पीले भालू ने कहा, अगर वह इसमें प्रवेश कर पाता तो अमर जुहुआ शायद ज्यादा लंबा रास्ता तय कर पाता और उसकी शक्ति और भी ज्यादा होती। शायद वह एक भटका हुआ अमर न बनता। विशाल पीला भालू स्पष्ट रूप से अमर जुहुआ के प्रति काफी भावुक था, जिसने लाखों सालों से उस संपत्ति पर कब्जा किया था। बूढ़े काले बैल ने भी आह भरी। मेरे गुरु को हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि वे दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश नहीं कर पाए। इन चारों गौण हॉलों में से हर एक महत्वपूर्ण है। गुरु बाकी 3 हॉलों में तो प्रवेश कर गए, लेकिन इस दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश नहीं कर पाए। और जब वे चुनौती वाले गलियारों से गुजरे तब उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा थी। निंग को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। आप चाहे जैसे भी हिसाब लगाएं, उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश का मौका गंवा दिया हो? सौभाग्य से तुम भाग्यशाली हो। तुम सिर्फ 5 साल के हो। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। 5 साल का? निंग ने घूर कर देखा। बूढ़ा काला बैल समझ गया कि निंग क्या सोच रहा है। दुष्ट देवता तो जियांटियन स्तर पर पैदा होते हैं, तुम तो सिर्फ 5 साल के हो। पुस्तक 6, अध्याय 2, खजाने। उम्र को शैतानी देवताओं की गणना के अनुसार उम्र कहा जाता था। सच्चे शैतानी देवताओं का पालन पोषण प्राकृतिक संसार द्वारा होता है और वे जियांटियन जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। निंग की बात करें तो जब वह 11 साल का था तो दिव्य अग्नि और जल अवतरित हुए थे। उसके शरीर का पोषण किया और उसे एक शैतानी देवता के शरीर में बदल दिया, बिल्कुल एक सामान्य शैतानी देवता की तरह जो अभी अभी जन्मा हो। और अब वह 16 साल का हो गया था। जैसा कि शैतानी देवताओं ने अनुमान लगाया था, निंग वास्तव में केवल 5 साल का था। 10 सालों के अंदर जिफु स्थापित कर पाना ही तुम्हारी क्षमता का प्रमाण होगा। विशाल पीले भालू ने ऊंचे कांसे के दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। तभी तुम दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश कर पाओगे। दिव्य क्षमता हॉल के भीतर एक परीक्षा है जो गुरु ने पीछे छोड़ी है। अगर तुम पास हो गए तो तुम एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्राप्त कर पाओगे जो गुरु ने पीछे छोड़ी है। याद रखना, दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश करने का तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। इसलिए तुम जितने शक्तिशाली होगे तुम्हारे लिए उतना ही बड़ा मौका होगा। बेहतर होगा कि तुम 10 साल की उम्र में इसमें प्रवेश करो, अन्यथा अगर तुम असफल हो गए तो तुम दिव्य क्षमता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आखिरकार यह एक परीक्षा है, इसमें कुछ खतरा तो है ही, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम अपनी जान भी गंवा दोगे। निंग ने जिज्ञासा से पूछा, दिव्य क्षमता हॉल में कौन सी दिव्य क्षमताएं हैं? विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा, फिर शांति से कहा, परीक्षणों को पार करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम इसमें सफल नहीं हुए तो तुम जानने के योग्य भी नहीं रहोगे। आओ अगले हॉल में चलें। विशाल पीला भालू आगे बढ़ता रहा। निंग ने विशाल कांस्य द्वार के ऊपर स्थित एकल ताड़ के पेड़ को देखा जो अपनी अक्षय राजसी उपस्थिति को प्रकट कर रहा था। दिव्य क्षमता हॉल, उसका फेंट गॉड शरीर अभी जिफु स्तर तक नहीं पहुंचा था। अभी इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। इस प्राचीन गलियारे में विशाल पीला भालू उनके सामने था। उसके बगल में बूढ़ा काला बैल था और निंग उनके पीछे चल रहा था। ये दूसरा हॉल। विशाल पीले भालू ने एक ऊंचे कांसे के दरवाजे की ओर देखा जो बंद था। इस कांसे के दरवाजे पर एक कुल्हाड़ी और एक भाला उकेरा हुआ था और उससे एक मारक आभा निकल रही थी। कांसे के दरवाजे से एक रक्तिम लाल रोशनी चमक रही थी, जिससे निंग के मन में अनजाने में ही डर पैदा हो गया। यह वॉरगॉड हॉल है, विशाल पीले भालू ने कहा। ये पूरे एक्वाटिक मैनर में सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन अवसरों से भरी हुई है। सबसे खतरनाक, अवसरों से भरा। निंग उत्सुक था। देखते रहो। विशाल पीले भालू ने बिना कुछ कहे तुरंत आगे बढ़ गया। दूर से बहते पानी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। निंग ने उत्सुकता से पहले से खुले लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। लकड़ी का दरवाजा खुला था और उसमें से बहता पानी दिखाई दे रहा था। साथ ही कुछ पत्थर और कुछ अकेली फूस की झोपड़ियां भी दिखाई दे रही थीं। ये स्टेलर हॉल है। विशाल पीला भालू हॉल के सामने खड़ा होकर उस विशाल असीम अंतरिक्ष को घूर रहा था। स्टेलर हॉल के भीतर सब कुछ गुरु ने स्वयं रचा था। स्टेलर हॉल में रहते हुए कोई भी दाव के अद्भुत रहस्यों को महसूस कर सकता है। पास में खड़ा बूढ़ा काला बैल भी उत्साह से बोला, जी निंग, अमर जुहुआ का जीवन काल लाखों वर्षों का था और वह भी इसी तारकीय हॉल की वजह से। दाव के अद्भुत रहस्य इस तारकीय हॉल के हर हिस्से में भरे हुए हैं और यहाँ तक कि इसमें कई पूर्ण दाव भी हैं। अमर जुहुआ के पास तारकीय हॉल था, यही वजह है कि उसकी समझ इतनी ऊंची थी जिससे वह इतने कष्टों का सामना कर सका और लाखों वर्षों तक जीवित रहा। एकाधिक पूर्ण दाव। निंग थोड़ा उलझन में था। मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया है। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। अब तुम्हें मुख्य हॉल, ये गलियारा और ये 4 बड़े गौण हॉल में प्रवेश की अनुमति है। तुम्हें बाकी हिस्सों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और अगर तुम चाहो तो भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। उचित व्यवहार करो। मुझे आशा है कि तुम आदिकालीन ताओवादी बनने तक जीवित रह सकोगे। फुश। विशाल पीला भालू प्रकाश के कणों में गायब हो गया, फिर पूरी तरह से लुप्त हो गया। निंग ने राहत की सांस ली। विशाल पीले भालू का सामना करते हुए उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, मानो वह किसी प्राचीन शक्तिशाली राक्षस का सामना कर रहा हो। इस जागीर की आत्मा ऐसी ही होती है। बूढ़ा काला बैल हंसा। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, उसे अमर जुहुआ की भी कोई परवाह नहीं थी।
वह बहुत घमंडी और एकाकी है। दरअसल इतने साल बीत जाने के बाद मुझे लगा कि उसका इतना एकाकी रहना स्वाभाविक है। आखिरकार अमर जुहुआ भी इस जलीय जागीर का असली मालिक नहीं था। निंग को समझ आ गया और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, मुझे इन 4 प्रमुख माध्यमिक हॉलों में अभी क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें वरिष्ठ। पहले खजाने के हॉल में जाओ, बूढ़े काले बैल ने कहा। मेरे पीछे आओ, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ठीक है। निंग को लगा कि बूढ़ा काला बैल विशाल पीले भालू, जो जागीर की आत्मा थी, की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार था। खजाना हॉल। निंग और बूढ़ा काला बैल साथ साथ उसमें चले गए और जैसे ही निंग अंदर गया उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। हवा में जादुई खजानों का एक विशाल संग्रह लटका हुआ था, जिनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि उनकी आभा मात्र से ही निंग का दिल दहल उठता था। बहुत मुमकिन था कि उसकी हल्की सी लहर भी उसे कुचलकर धूल में मिला दे। उसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं परे थी। खजाने। बूढ़े काले बैल ने आह भरी, उसकी आंखें चमक उठीं। ये सभी सच्चे खजाने हैं। अमर जुहुआ भी उन्हें देखकर लार टपकाता था उस जमाने में, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह उन्हें हासिल नहीं कर सकता था। अगर वह इन खजानों में से अपनी मर्जी से चुन चुन कर ले पाता तो अमर जुहुआ शायद बहुत पहले ही स्वर्गिक संकट को पार कर एक दिव्य अमर बन गया होता। निंग ने महसूस किया कि उसका दिल द्रवित हो गया है जब वह उन्हें देख रहा था। उसने देखा कि उसके ऊपर एक रक्त रंग का युद्ध भाला रखा था। युद्ध भाला देखने में तो बिल्कुल सादा था, लेकिन वहां लटकते ही उसने आसपास की जगह को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि फिर वह जल्दी ही ठीक हो गया। टूटता, ठीक होता, टूटता, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। ये सब पहले स्वामी ने छोड़े थे, बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा। उन्होंने इन्हें भविष्य के स्वामियों के लिए छोड़ा था। वह खेती करके उनकी जरूरतें पूरी करना चाहते थे, इसलिए अगर तुम्हें ये खजाने हासिल करने हैं तो तुम्हें उनकी जरूरतें पूरी करनी होंगी, वरना अगर तुम अमर जुहुआ की तरह 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों से मर भी जाओ तो भी तुम एक भी खजाना हासिल नहीं कर पाओगे। निंग उत्सुक था। नियम क्या है? इन खजानों को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उधर देखो, बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाकर इशारा किया। निंग ने बैल की निगाहों का पीछा किया तो उसे दूर दीवार पर छोटे छोटे शब्दों का एक समूह दिखाई दिया। ये सभी शब्द फेंट गॉड के अक्षरों के थे। निंग जल्दी से वहां गया और एक ही बार में सारी किताबें पढ़ लीं। तो ये स्थिति है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। खजाना हॉल के खजाने सभी प्राप्त करने योग्य थे। इसके 2 तरीके थे। पहला था एक फेंट गॉड व्यवसाय के रूप में शक्ति में वृद्धि करना। एक बार जब कोई व्यक्ति फेंट गॉड अभ्यासी के रूप में जिफू स्तर पर पहुंच जाता है तो वह मॉर्टल रैंक जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की एक कीमती वस्तु प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। एक फेंट गॉड अभ्यासी के रूप में वांशियांक स्तर तक पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति एक पृथ्वी श्रेणी जादुई खजाना या समकक्ष का चयन करने में सक्षम होगा। एक फेंट गॉड अभ्यासी के रूप में आदिम स्तर पर पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति एक स्वर्ग श्रेणी जादुई खजाना या समकक्ष का चयन करने में सक्षम होगा। 0 स्तर तक पहुंचने पर कोई व्यक्ति अमर श्रेणी का जादुई खजाना चुनने में सक्षम होगा। सफलतापूर्वक क्लेश पार करने और दिव्य अमर बनने के बाद कोई भी शुद्ध यांग जादुई खजाना या समकक्ष का चयन करने में सक्षम होगा। तो वास्तव में जादुई खजानों की 5 श्रेणियां हैं। निंग ने धीरे से कहा। जिफू शिष्य केवल नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों को सक्रिय कर सकते हैं, जबकि वांजियांग सिद्ध पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग कर सकते हैं। आदिमानव स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग कर सकते हैं और उससे ऊपर अमर श्रेणी के जादुई खजाने और शुद्ध यांग जादुई खजाने हैं। निंग ने पहले कभी इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। उसे बस इतना पता था कि रैंक्ड जादुई खजाना जैसी कोई चीज होती है। जादुई खजानों की 5 श्रेणियां हैं, पास खड़े बूढ़े काले बैल ने कहा। इसके अलावा श्रेणीबद्ध जादुई खजानों को उच्चतम, उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। आपके उस स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के जिफू शिष्य श्रेणीबद्ध जादुई खजानों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के जादुई खजानों के होते हैं। हालांकि यदि आप ट्रेजर हॉल से अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप स्वाभाविक रूप से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुन पाएंगे। निंग ने ध्यान से सुना। ये ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। आप अपने प्रशिक्षण में जितना आगे बढ़ेंगे आपके लिए जादुई खजाने हासिल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, बूढ़े काले बैल ने कहा। 0 स्तर पर पृथ्वी अमर श्रेणी के जादुई खजानों को सक्रिय कर पाएंगे, लेकिन अमर श्रेणी के जादुई खजाने अमरों के बीच खजाने माने जा सकते हैं। कितने 0 स्तर के पृथ्वी अमर वास्तव में उस स्तर के खजाने हासिल कर पाएंगे? वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। इसलिए सामान्य तौर पर वे पृथ्वी अमर और मुक्त अमर आमतौर पर स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग करेंगे। अतीत में अमर जुहुआ एक फेंट गॉड साधक के रूप में आदिम दाववादी स्तर पर अड़चनों का शिकार हो गया था। उसने चाहे जो भी किया हो वह 0 स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहा। कि रिफाइनर के रूप में 0 स्तर तक पहुंचना उसके लिए व्यर्थ था। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। इस प्रकार वह कभी भी अमर श्रेणी का जादुई खजाना हासिल नहीं कर पाया। निंग दंग रह गया। सही, जब कोई शक्ति में बढ़ता था तो उसे खजाना मिल सकता था, लेकिन वह केवल एक फेंट गॉड के रूप में ही होता था। और कि रिफाइनर्स के बारे में आप चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, आपको कोई खजाना नहीं मिलेगा।
इस प्रकार कोई कल्पना कर सकता है कि पहले गुरु को कितनी उम्मीद थी कि उनके भावी उत्तराधिकारी फेंट गॉड के रूप में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाद में अमर जुहुआ अपने कष्टों में असफल रहा और एक ढीला अमर बन गया। अनगिनत वर्षों के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ती गई और फिर वह वारगॉड हॉल के 7वें स्तर को पार करने में सफल रहा और तभी उसे अमर श्रेणी का जादुई खजाना प्राप्त हुआ, बूढ़े काले बैल ने कहा। बाद में अमर जुहुआ ने भारी मात्रा में सामग्रियां एकत्र की, जिसके दौरान उसने 1000 तलवारों वाले अमर को हराया। 1000 तलवारों वाले अमर से सैकड़ों उड़ने वाली तलवारें प्राप्त करने के बाद उसने आखिरकार मुझे गढ़ा। निंग ने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ, आप जादुई खजाने के किस पद पर हैं? जाहिर है, एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना, बूढ़े काले बैल ने अहंकार से कहा। मैं एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना हूँ। मैं पहले ही मानव, पृथ्वी और स्वर्ग के स्तरों को पार कर चुका हूँ। इस प्रकार मुझे चेतना प्राप्त हुई। अमर जुहुआ ने अपनी विस्मयकारी प्रसिद्धि स्थापित करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। तुम्हारा फेंट गॉड शरीर केवल जियांटियन जीवन रूप स्तर का है। जादुई खजाने हासिल करने के लिए तुम्हें वॉरगॉड हॉल में विजय प्राप्त करनी होगी, बूढ़े काले बैल ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। ट्रेजर हॉल के खजाने हासिल करने के 2 तरीके थे। पहला, एक फेंट गॉड के रूप में शक्तिशाली बनना। दूसरा, वॉरगॉड हॉल को चुनौती देना, जिसमें कुल 10 चरण थे। यदि कोई व्यक्ति वारगॉड हॉल के पहले या दूसरे चरण को पार करने में सफल हो जाता था तो उसे नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की कोई अन्य वस्तु चुनने की अनुमति होती थी। यदि कोई व्यक्ति वारगॉड हॉल के तीसरे या चौथे चरण को पार करने में सफल हो जाता था तो उसे पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की कोई अन्य वस्तु चुनने की अनुमति होती थी। यदि कोई व्यक्ति वारगॉड हॉल के 5वें या 6ठे चरण को पार करने में सफल हो जाता था तो उसे स्वर्ग श्रेणी का जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की कोई अन्य वस्तु चुनने की अनुमति होती थी। यदि कोई व्यक्ति वारगॉड हॉल के 7वें या 8वें चरण को पार करने में सफल हो जाता था तो उसे अमर श्रेणी का जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की कोई अन्य वस्तु चुनने की अनुमति होती थी। यदि कोई व्यक्ति वारगॉड हॉल के 9वें या 10वें चरण को पार करने में सफल हो जाता था तो उसे शुद्ध यान जादुई खजाना या समकक्ष मूल्य की कोई अन्य वस्तु चुनने की अनुमति होती थी। जिन फेंट गॉड साधकों को जागीर विरासत में मिली थी उन्हें शक्ति के प्रत्येक स्तर पर वारगॉड हॉल को चुनौती देने के 2 मौके दिए गए थे। उदाहरण के लिए, निंग अब एक फेंट गॉड के रूप में एक जियांटियन जीवन रूप था। उसके पास वारगॉड हॉल को चुनौती देने के 2 मौके थे। एक बार जब उसका फेंट गॉड रूप जिफू स्तर पर पहुंच जाता तो उसे 2 और मौके मिलते। जियांटियन, जिफू, वानक्सियांग, प्रिमोडियल, 0। अमर बनने से पहले उसके पास सिर्फ 10 मौके थे। हर मौका अतुलनीय रूप से अनमोल था। वारगॉड हॉल को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन ये दूसरा तरीका है जिससे ट्रेजर हॉल का खजाना हासिल किया जा सकता है। हालांकि यह मुश्किल है, फिर भी तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। यह वाकई मुश्किल है। निंग ने सिर हिलाया। अमर जुहुआ भी लूज इमॉर्टल बनने और अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण लेने के बाद ही वारगॉड हॉल के 7वें चरण को पार कर पाया था। पास में खड़े बूढ़े काले बैल ने कहा, मैंने तुम्हें सरपेंटविंग झील में तलवार से प्रशिक्षण लेते देखा था। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम अपनी मौजूदा शक्ति के साथ पहले स्तर को चुनौती दे पाओगे? तुम्हारे पास 10% से भी कम संभावना है। 10% से भी कम? निंग को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। वारगॉड हॉल में कुल 10 स्तर थे। पहले 2 स्तरों पर उसे केवल नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना चुनने की अनुमति थी। उसने ब्राइट हार्ट द्वीप पर तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया था, जो जलीय जागीर के दायरे में था, इसलिए बूढ़ा काला बैल अच्छी तरह जानता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। लेकिन अब वह कह रहा था कि अगर निंग वारगॉड हॉल में गया तो उसकी जीत की संभावना 10% से भी कम होगी। खजाना हॉल, दिव्य क्षमता हॉल, युद्ध देवता हॉल, तार्कीय हॉल, बूढ़े काले बैल ने कहा। खजाना हॉल एक ऐसी जगह है जहां अभी तुम एक भी खजाना हासिल नहीं कर पाओगे। तुम अभी दिव्य क्षमता हॉल में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हें बाकी 2 हॉल में से किसी एक में जाना होगा। वारगॉड हॉल, शायद आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप सफल हुए तो आप एक जादुई खजाना चुन पाएंगे। यह निश्चित रूप से आपके पास मौजूदा जादुई खजानों से कहीं बेहतर होगा। लेकिन अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कि आपने वारगॉड हॉल को चुनौती देने का एक मौका गंवा दिया। स्टेला हॉल दाव के अनगिनत मार्गों से भरा हुआ है और यह इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। किस जगह जाना है? बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। पुस्तक 6, अध्याय 3, भूसे की झोपड़ी के बाहर तूफान। वरिष्ठ, चूंकि आपने कहा था कि मेरे पास वारगॉड हॉल की चुनौती पार करने की 10% से भी कम संभावना है, तो मैं कोशिश क्यों करूं? जी, निंग ने कहा। इसके अलावा अमर जुहुआ को इस स्टेला हॉल से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मैं इसके बारे में काफी उत्सुक हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, निंग एक कमरे में चला गया। और खजाने के हॉल के खजानों का क्या? अगर वह उन्हें छू ही नहीं सकता था तो फिर क्या फायदा? अमर जुहुआ ने भी लूज अमर बनने के बाद सिर्फ एक अमर श्रेणी का जादू ही हासिल किया था। एक समय में एक ही कदम उठाना सबसे अच्छा है। निंग अपनी सीमाओं को जानता था। वह खजाना हॉल से बाहर निकला और एक गलियारे से बाहर चला गया। ट्रेजर हॉल गलियारे के सबसे आगे वाले भाग में था, जबकि स्टेला हॉल सबसे पीछे था। बूढ़ा काला बैल लगातार बोलता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। तार्कीय हॉल अपने भीतर चमत्कारी गहनताएं समेटे हुए है और इसके भीतर प्रशिक्षण लेकर दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना बहुत आसान है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप प्रशिक्षण में आसानी से खो जाएंगे।
ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया में आप काफी बेचैन थे। मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरी काम निपटाना होगा। तार्किय हॉल में दाव के ध्यान में खुद को खो मत दीजिए और अपने जरूरी कामों को टाल मत दीजिए। निंग चौंका, फिर जल्दी से कृतज्ञता से बोला, याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर। वह लगभग स्वयं ही आने वाले महत्वपूर्ण मामलों से चूक गया था। यद्यपि दाव पर ध्यान करना महत्वपूर्ण था, लेकिन यदि वह दाव पर ध्यान करने में 1 या 2 दिन गंवा देता तो जब तक वह जागता और वहां से जाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कोई बात नहीं, निंग ने बूढ़े काले बैल को निर्देश दिया। जैसे ही बाहरी दुनिया में अंधेरा छा जाए, अगर मैं अभी भी स्टेला हॉल में दाव का ध्यान कर रहा हूँ तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप तुरंत मेरा ध्यान भंग करें और मुझे जगा दें। वरिष्ठ, अगर बाहरी दुनिया में आसमान काला हो जाए इसका मतलब है कि सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं। बूढ़े काले बैल ने कहा, ठीक है, 12 घंटे। अगर मैं दाव का ध्यान करना शुरू करूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 12 घंटे ही ध्यान करने दो। निंग ने जल्दी से कहा, 12 घंटे बाद मुझे तुरंत जगा देना। निंग की गणना के अनुसार सामान्यतः जादुई खजानों पर उड़ने वाले जिफू शिष्य एक दिन में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे, लेकिन जाहिर है ये सामान्य उड़ान थी। अगर वे आराम न करें, सोए नहीं और अपनी तात्विक ऊर्जा के खर्च होने की चिंता न करें तो एक दिन में लगभग 2 लाख किलोमीटर की उड़ान भर सकते थे। दूसरी ओर स्वेलो पर्वत का आकार केवल कुछ हजार किलोमीटर था। स्नोड्रैगन पर्वत के अन्य शिष्यों से मिलने और उनके साथ वापस आने में, जैसा कि जी नाइनफायर ने कहा था, संभवतः केवल 1 या 2 दिन। निंग दाव पर ध्यान करने में सिर्फ 12 घंटे ही बिता पाता था। उसके लिए इससे ज्यादा समय बिताना बिल्कुल भी संभव नहीं था। बिल्कुल चिंता मत करो, बूढ़े काले बैल ने पहरेदार की तरह अपना सिर उठाया। 12 घंटे बीतते ही मैं तुम्हें तुरंत जगा दूंगा। हम जादुई खजाने की आत्माएं सौंपे गए काम कभी नहीं भूलती। धन्यवाद सीनियर। निंग हंसा, फिर स्टेला हॉल के मुख्य द्वार की ओर चला गया। ये बाकी 3 हॉलों से अलग था, जिनमें सभी में बड़े बड़े कांसे के दरवाजे थे। स्टेला हॉल का द्वार लकड़ी का बना हुआ प्रतीत होता था और उससे एक प्राचीन प्राकृतिक आभा निकल रही थी। निंग को उस विशाल लकड़ी के दरवाजे का निरीक्षण करते देख बूढ़े काले बैल ने मन ही मन बुदबुदाया, यह अमर नीली अग्नि की लकड़ी है जो केवल 9 नरकों में ही पाई जाती है। यह एक अनमोल आध्यात्मिक लकड़ी है जो अमर श्रेणी के जादुई खजाने बनाने में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक बड़ा द्वार बनाने के लिए किया गया था। क्या गेट को तोड़ना संभव है? निंग उत्सुक था। अगर ऐसा होता तो अमर जुहुआ ने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। बूढ़े काले बैल ने हार मानकर कहा, ये द्वार पूरे जलीय मनों का हिस्सा है, ये पूरे जादुई खजाने का हिस्सा है, इसे हिलाने का कोई उपाय नहीं है। निंग ने लकड़ी के गेट को सहलाया। लकड़ी ठंडी अथाह रोशनी से ढकी हुई थी, लेकिन उसे छूने पर वह गर्म और आरामदायक महसूस हुई। निंग ने भावुक होकर आह भरी। वह अमर नीली लकड़ी जो केवल 9 नरकों के पास ही थी। अच्छा, तो ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उसने उस बूढ़े काले बैल से परिचय होने से पहले कभी सुना भी नहीं था। उसने बहुत कम अनुभव किया था। ये सचमुच। गलियारे और लकड़ी के गेट से गुजरते हुए निंग की सांस फूल गई। सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये सचमुच बिल्कुल अकल्पनीय है। किसी देवता का काम, किसी देवता का काम। उसके सामने दूर एक विशाल पर्वत था। पर्वत जीवन से भरा हुआ था, जहाँ हर जगह ढेर सारे पेड़ और अन्य वनस्पतियां उग रही थीं। पर्वत की तलहटी में जीवन अचानक गायब हो गया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां लगभग 1 इंच भी घास नहीं उगती थी। केवल कभी कभार बिखरे हुए पत्थरों के बीच घास के कुछ टुकड़े दिखाई देते थे। पर्वत की तलहटी में एक फूस की झोपड़ी थी। फूस की झोपड़ी के सामने एक नाला था। नाला पहाड़ से नीचे की ओर बहता था और एक घुमावदार रास्ते में लगातार बहता हुआ नीचे की ओर जाता था। जहाँ भी नाला बहता था वहाँ कभी कभार थोड़ी बहुत जंगली घास दिखाई देती थी। बाकी जगहें लगभग पूरी तरह जंगली उजाड़ पत्थरों से ढकी हुई थीं। हवा में एक के बाद एक विशाल चमकते तारे चमक रहे थे। तारों की रोशनी से पूरी दुनिया भर गई थी, जिससे हर जगह मानो भ्रम की स्थिति बन गई थी। क्या ये पूरी दुनिया हो सकती है? निंग खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह अपना ही आयाम है। बूढ़ा काला बैल उसके पीछे पीछे अंदर आया और आह भरते हुए बोला, यह वह आयाम है जिसे पहले गुरु ने तार्किय हॉल के भीतर रचा था। यह आयाम तार्किय हॉल के द्वार से जुड़ा है, इसलिए जब हम इसमें से गुजरे तो हम एक विशेष स्थान में प्रवेश कर गए। मैंने सुना है कि प्राचीन काल की कुछ महान शक्तियां रेत के एक कण में एक संपूर्ण आयाम रचने में सक्षम थीं। संभवतः पहले गुरु के पास भी यही क्षमता थी। निंग ने सिर हिलाया। अथाह, हालांकि बचपन में उसने कुछ किंवदंतियां सुनी थीं, जैसे होवी द्वारा पुत्र को गोली मारना और ऐसी ही अन्य किंवदंतियां, पर उसने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कब देखा था? आखिरकार वे चीजें उससे बहुत दूर थीं। आयाम बनाने की बात, आमतौर पर लोग एक आयाम बनाते हैं, फिर अपने आयाम के भीतर एक संपत्ति। एक्वाटिक मैनर अपने आप में एक अलग आयाम था, लेकिन उसके द्वितीयक हॉल वास्तव में एक बार फिर दूसरे आयाम में विलीन हो गए। हालांकि निंग को ये बात ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन वह समझ गया कि ऐसा कुछ कर पाना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि इस एक्वाटिक मैनर का पहला मालिक कौन था? निंग ने खुद से कहा। आओ आओ आओ, खजाना फूस की झोपड़ी में है, बूढ़े काले बैल ने आग्रह किया। फूस की झोपड़ी। निंग कुछ दर्जन कदम आगे बढ़ा और जल्दी से उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। फूस की झोपड़ी पहाड़ की तलहटी में थी,
एक साधारण सी दिखने वाली भूसी की टोपी और अंदर पत्थर का फर्नीचर। पुआल वाले कमरे में घुसते ही निंग दंग रह गया। उसने देखा कि पुआल वाले कमरे की मेज पर कई किताबें रखी थीं और सभी काली थीं। निंग उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने एक किताब खोली। किताबों की सतह पर कुछ खूबसूरत फेंट गॉड के किरदार थे। स्टेलस स्क्रॉल 2, स्टेलस स्क्रॉल 3, कुल मिलाकर 43 स्क्रॉल थे। ये है। निंग ने इन किताबों को घूर कर देखा। बूढ़े काले बैल ने समझाया, ये पहले मालिक द्वारा छोड़ी गई नियमावली हैं। इसका नाम स्टेलर हॉल है और इसमें कुल 43 भाग हैं। निंग ने स्टेलर स्क्रॉल उठाया और उसे पलटा। पन्ने काले थे, जबकि शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखे थे। सामग्री भी काफी पेचीदा थी। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी लिखे गए नोट्स हों। वे मानो साधारण रिकॉर्डिंग थीं जिनमें निजी भावनाओं का वर्णन था। निंग ने शुरू में उन्हें गंभीर किताबें समझा था और वह काफी हैरान था। अगर तुम पढ़ना चाहो तो, बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा। एक नज़र में इसमें कोई रहस्य नहीं है और न ही विषय वस्तु में कुछ रहस्यमय है, लेकिन अगर तुम सब कुछ पूरी तरह से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह कितना असाधारण है। ओह, निंग ने चौंक कर तार्किक स्क्रॉल उठा लिया। कमरे के बाहर जाकर पढ़ो, वहां उस पत्थर की बेंच पर बैठो, बूढ़े काले बैल ने कहा। जोर से पढ़ो। लेकिन मैं फेंट गॉड के पात्रों को नहीं पहचानता, निंग ने पूछा। हालांकि वह पहली नज़र में फेंट गॉड के पात्रों को पहचान सकता था और समझ सकता था कि कौन से मानवीय शब्द किस फेंट गॉड शब्द से मेल खाते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग भाषाएं थीं। अपनी जाति की भाषा में ही पढ़ो। अमर जुहुआ ने अतीत में यही किया था, बूढ़े काले बैल ने कहा। ठीक है। निंग ने किताब हाथ में ली और फूस की झोपड़ी से बाहर निकल आया। वह पत्थर की मेज पर बैठ गया, जहां अनगिनत साल पहले शायद पहले गुरु बैठे होंगे और जहां अमर जुहुआ भी बैठा होगा। निंग ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। आज चांग मुझे अपना सम्मान देने आया था, निंग ने पढ़ना शुरू किया। इन आकस्मिक व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग के बारे में उसके दिल में उलझन थी। उसकी आवाज गूंज उठी। हर एक ध्वनि बेहद साधारण थी, लेकिन एक बार जब शब्द पढ़े गए तो अनगिनत शब्दों की ध्वनियां आपस में जुड़ गईं, एक ऐसे अंदाज में जैसे कोई गीत हो जो किसी के भी दिल को छू जाए। दर्द, विस्मय, दुख और भी बहुत कुछ पैदा कर दे। इन शब्दों की ध्वनियां अथाह थीं। इन्हें पढ़ते ही ऐसा लगता था जैसे इन शब्दों की ध्वनि में एक झंकृत चमत्कारी शक्ति समाहित हो। धीरे धीरे वे निंग को एक अनोखी दुनिया में ले गए। जब निंग इस दुनिया को देखने में मग्न हो गया तो भूल गया कि उसके हाथों में तार्किक स्क्रॉल है। वह उस वीरान इलाके के अनगिनत पत्थरों को, जीवन ऊर्जा से भरे नाले को ऐसे घूर रहा था मानो दो दाव देख रहा हो। असीम गहराइयों से भरे दाव, यहाँ तक कि बाहर उग रही छोटी सी घास भी अपने भीतर एक अलग तरह का दाव समेटे हुए थी। निंग ने अपना सिर उठाया। आसमान में तारे चमक रहे थे। हर एक तारे की चमक अतुलनीय थी और हर एक निंग को एक अलग एहसास दे रहा था। अचानक निंग की नजर एक खास तारे पर पड़ी, जिससे निंग को अपनापन और नशा सा महसूस हो रहा था। लालसा, गर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे निंग एक बार फिर अपनी उस छोटी नाव पर लेटा हुआ है जो सरपेंटविंग झील के ऊपर बह रही है। वह भी अपनी माँ की गोद में लग रहा था। वह लालसा, वह गर्माहट, उसने उसके पूरे दिल को भर दिया। बूढ़ा काला बैल आंखें फाड़े देखता रहा। सचमुच अकल्पनीय। ये उसने रुकने से पहले लगभग पूरा पहला स्क्रॉल पढ़ लिया। ये जी निंग वाकई बहुत ऊंचे स्तर की समझ रखता है। वह वाकई इतने सारे अक्षर पढ़ सकता था। शायद वह किसी बहुत गहरी परत में धंस गया है। बूढ़ा काला बैल ये बात अच्छी तरह समझता था। ये पुस्तक एक तरह की मार्गदर्शिका से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो साधकों की चेतना को अत्यंत गहन स्तर पर निर्देशित करती थी ताकि वे कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकें। जितने ज्यादा शब्द कोई पढ़ता उतनी ही गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती, लेकिन निश्चित रूप से इससे कोई कितना लाभ प्राप्त कर पाएगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति ने जीवन में सामान्य रूप से कितने अनुभव अर्जित किए हैं। अच्छी तैयारी ही सफलता की कुंजी है। केवल सामान्य रूप से अनुभव अर्जित करने से ही व्यक्ति को अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। वह किस तारे को देख रहा है? बूढ़े काले बैल ने निंग को आसमान की ओर घूरते हुए सिर उठाते देखा। वह खुद को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। जुहुआ ने जो कहा था उसके अनुसार हर एक तारे में एक अलग दाव होता है। निंग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वह अपनी माँ के पास हो। उस मुस्कान में एक अटूट करिश्मा था। जब बूढ़े काले बैल ने निंग की मुस्कान देखी तो उसे लगा जैसे उसका दिल भी गर्म हो गया हो। ये लालसा का एक रूप था, एक मानसिक गर्मी। तलवार। बूढ़ा काला बैल घूरा। निंग पत्थर की मेज से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को मिलाकर एक तलवार का आकार बनाया और फिर उन्हें तार्किक हॉल में तलवारबाजी के प्रशिक्षण में घुमाने लगा। यह एक प्रकार की तलवारबाजी थी जिसमें अटूट अंतहीन लालसा समाहित थी। निंग ने तलवार की कोई किरणें नहीं छोड़ी, न ही उसने किसी तात्विक ऊर्जा का प्रयोग किया। ये तलवारबाजी का एक बहुत ही साधारण प्रदर्शन प्रतीत हो रहा था, लेकिन इससे बूढ़े काले बैल को अपने भीतर छिपी असीम लालसा का एहसास हुआ। बूढ़ा काला बैल सरपेंटविंग झील के आसपास के इलाके को भांप सकता था। वह जानता था कि पिछले कुछ सालों में निंग ने दाव के असली मतलब के बारे में कई संकेत हासिल कर लिए थे, जिनमें से ज्यादातर तलवार की लालसा से जुड़े थे। ये बदल गया। बूढ़े काले बैल ने तुरंत देखा कि निंग की तलवारबाजी कैसे शुद्ध हो गई थी। सरसराहट। निंग के आसपास, जो बिना किसी तात्विक ऊर्जा का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी उंगलियों से तलवारबाजी कर रहा था, अचानक बारिश की बूंदें बरसने लगीं। एक के बाद एक बारिश की बूंदें बनती गईं और लगातार गिरती रहीं।
बारिश बिना रुके बिखरे हुए पत्थरों पर गिरती रही और निंग उस तूफान के बीच में बारिश के प्रिय पुत्र की तरह था जिसने उसे घेर लिया और उसकी रक्षा की। ये बूढ़ा काला बैल घूरा, संचित प्रयास जिसका परिणाम अचानक फल मिलता है। दाव के सच्चे अर्थ के बारे में अंतर्दृष्टि के संचित संकेत जो निंग ने पिछले 5 वर्षों में प्राप्त किए थे, इस समय अंततः एक गुणात्मक सफलता मिली। पुस्तक 6, अध्याय 4, वर्षा जल तलवार क्षेत्र। बारिश की बूंदें नीचे की ओर बरस रही थीं। बारिश के बीच जी निंग अपनी तलवारबाजी में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी तलवारबाजी की उंगलियां ही एक ऐसी तलवारबाजी कर पा रही थीं जिससे दाव सक्रिय हो गया। कितना आरामदायक है। निंग को लगा जैसे इस पल में वो खुद बारिश की एक बूंद बन गया हो। वो इधर उधर घूम रहा था, बारिश की दूसरी बूंदों के साथ खेल रहा था, उनसे अटखेलियां कर रहा था और उनसे जुड़कर एक धागा बना रहा था। इस तरह के आपसी जुड़ाव और आपसी स्नेह ने बारिश की अनगिनत बूंदों को एक साथ जोड़ दिया। सरसराहट। निंग के आसपास की झमाझम बारिश अनगिनत बूंदों में बदल गई, जो रिमझिम बारिश में बदल गईं। बारिश की अनगिनत क्रिस्टल जैसी धारें और भी मनमोहक लग रही थीं। स्विश स्विश स्विश। बारिश की हर एक बूंद चुपके से चाकू की तरह लग रही थी। गड़गड़ाहट। बारिश तेज होती गई और तूफान में बदल गई। तूफान अतुलनीय रूप से भयंकर लग रहा था और निंग की तलवारबाजी में भी एक भयंकर अजेय शक्ति थी। बूढ़ा काला बैल स्तब्ध सा देखता रहा। बारिश की बूंदें, रिमझिम बारिश, तूफान और आखिर में बारिश का पानी एक बार फिर उस फुहारों वाली रिमझिम बारिश में बदल गया। बारिश की एक के बाद एक लकीरें, वे बेमिसाल कीमती क्रिस्टलीय जेड की पतली रेखाओं में उकेरी गई मूर्तियों जैसी लग रही थीं। वे किसी माँ के हाथों की तरह भी थीं जो धीरे से पानी सहला रही हों। अंततः निंग रुक गया। ये दाव है, निंग ने खुद से कहा। बधाई हो जी निंग। बूढ़े काले बैल का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। तुम सचमुच पूरी तरह से दाव में डूब चुकी हो। दाव का हिस्सा बनने का एहसास ही अद्भुत है ना? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। अभी अभी वह एहसास वाकई अद्भुत था। वह पानी के मोती, बारिश की बूंद जैसा था। उस पल उसे बारिश के पानी से अतुलनीय रूप से अपनापन और निकटता का एहसास हुआ। निंग समझ गया कि उसने अपना खुद का दाव विकसित कर लिया है। बारिश के पानी का दाव। पिछले 5 वर्षों में आपने दाव के सच्चे अर्थ के कई पहलुओं की अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। आपकी संचित अंतर्दृष्टि ने आपको एक नई दहलीज तक पहुंचने में मदद की है, जिसका अंतिम परिणाम यह है कि आपने दाव क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। बूढ़े काले बैल ने प्रशंसा में आह भरी। दाव डोमेन। निंग हैरान दिखी। यह क्या है? बूढ़े काले बैल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। तुम्हें ये भी नहीं पता? कोई विचार नहीं, निंग ने ईमानदारी से कहा। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम्हारा कुल वाकई एक साधारण कुल है। तुम्हें अंतर्दृष्टि के विभिन्न स्तरों की बुनियादी समझ भी नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रशिक्षण में एक पहलू तकनीकी स्तर पर सुधार करना है, चाहे वह तलवार हो, कृपाण हो, भाला हो या फिर चित्रकला, संगीत और अन्य कलात्मक प्रयास। तकनीक मायने रखती है। पहला स्तर आधार है, यानी किसी कला की बुनियादी तकनीकों से परिचित होना। दूसरा स्तर उन्नत स्तर है, ये दर्शाता है कि आपने तकनीकों में अपनी महारत लगभग पूरी कर ली है। तीसरा स्तर दुनिया के साथ एक है, ये दर्शाता है कि आप पहले से ही दाव के करीब पहुंच रहे हैं और स्वर्ग की इच्छा के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। निंग ने ध्यान से सुना। स्वाभाविक रूप से वह इन पहले 3 स्तरों के बारे में जानता था। दुनिया के साथ एकाकार होने के बाद अगला कदम प्राकृतिक दुनिया की पेचीदगियों से तालमेल बिठाना और धीरे धीरे दाव में से किसी एक की खोज करना है। एक बार जब आप इसे खोज लेंगे तो आपको दाव के सच्चे अर्थ का एक संकेत मिल जाएगा। यही चौथा स्तर है, दाव का सच्चा अर्थ। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। दाव के सच्चे अर्थ की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि कुछ जिफू शिष्य भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। उस वर्ष जब निंग तालाब के किनारे दाव पर ध्यान कर रहे थे तो उन्हें दाव के सच्चे अर्थ के बारे में पहली बार अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इसके बाद जब आप अंतर्दृष्टि प्राप्त करते रहेंगे और दाव के सच्चे अर्थ के और भी कई संकेत लगातार संचित करते रहेंगे तो दाव के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि और भी गहरी होती जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब दाव के सच्चे अर्थ के लिए कई संकेत आपस में मिल जाएंगे और फिर गुणात्मक रूप से रूपांतरित हो जाएंगे। तभी आप वास्तव में दाव के साथ एकाकार हो पाएंगे, उस बिंदु तक जहां केवल एक विचार से आप अपने परिवेश में दाव की शक्ति को बुलाकर उसे अपने क्षेत्र में ढाल सकेंगे। ये 5वां स्तर है, दाव क्षेत्र। यही वह स्तर है जिस पर आप वर्तमान में हैं। दुर्जेय दुर्जेय। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। केवल बहुत कम वांशियांक सिद्ध ही इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। सामान्यतः केवल आदिम ताओवादी स्तर के लोग ही दाव में अंतर्दृष्टि के इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। ओह, मैं तो कमाल हूँ, निंग ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी जन्मजात प्रतिभाएं बहुत ऊंची हैं, खासकर तलवारबाजी की। तुम तो बिल्कुल राक्षस हो। स्टेला हॉल की मदद से सिर्फ 16 साल की उम्र में तुम इस मुकाम तक पहुंच गए हो। बूढ़े काले बैल ने कहा। निंग भी समझ गया। उनके पास नुवा पेंटिंग थी और वे अतुलनीय रूप से मेहनती थे। उनमें सहज रूप से उच्च बोध क्षमता थी और जलीय संपदा भी। ऐसे कई कारक थे जिनकी वजह से वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाए। और दाव डोमेन के ऊपर? निंग ने पूछा। इसके ऊपर? बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। आखिरकार दाव क्षेत्र के स्तर तक पहुंचने का मतलब यही है कि आप खुद को पूरी तरह से दाव में डुबो सकते हैं।
आपको बस अपने इस दाव के बारे में और गहराई से जानना है, जिसका अंतिम परिणाम ये होगा कि एक दिन आप इस पूरे दाव पथ को पूरी तरह से समझ और उसमें निपुण हो जाएंगे। यही छठा स्तर है, पूरे दाव पथ को पूरी तरह से समझना। निंग को अब समझ आने लगा। वास्तव में अभी अभी उसने स्वयं को वर्षा के पानी में पूरी तरह से डुबो दिया था, लेकिन वह विसर्जन से अधिक कुछ नहीं था। वह अभी भी वर्षा के पानी के दाव को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। पहला स्तर मूल स्तर है, दूसरा उन्नत है, तीसरा विश्व के साथ एकाकार है, चौथा दाव का सच्चा अर्थ है, पांचवा दाव क्षेत्र है, छठा एक पूर्ण दाव पथ है। बूढ़े काले बैल ने गंभीरता से कहा, किसी व्यक्ति की समझ और ज्ञानोदय का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त समझ होने पर ही उसकी शक्ति बढ़ेगी, अन्यथा आप महान शक्ति का सामना और नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। दिव्य अमर बनने के लिए आपको एक दाव पथ पर पूरी तरह से नियंत्रण करना होगा। बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। उदाहरण के लिए अमर जुहुआ लाखों वर्षों से एक शिथिल अमर था और उसने 9 पूर्ण दाव पथों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी तो क्या, लगातार बढ़ती 3 विपत्तियां, 9 क्लेशों ने अंततः उसे पतन के लिए विवश कर दिया। जो कोई भी शिथिल अमर बनता है उसका पतन निश्चित है। निंग ने भी आह भरी, तुम तलवार चलाने का प्रशिक्षण लेते हो और दाव क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गए हो। सामान्यतः तुम्हारे क्षेत्र को तलवार क्षेत्र कहा जाएगा, बूढ़े काले बैल ने याद दिलाया। सिर्फ इस बात के आधार पर कि तुम्हारे पास तलवार क्षेत्र है, अनगिनत प्रमुख संप्रदाय तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। तलवार का क्षेत्र, निंग ने धीरे से कहा, ये दाव वर्षा जल का दाव है, इसलिए मेरे तलवार क्षेत्र को वर्षा जल तलवार क्षेत्र के नाम से जाना जाए। निंग ने अपने आसपास का माहौल देखा। सरसराहट, बारिश का पानी कहीं से प्रकट होकर नीचे की ओर छलक रहा था और उसके चारों ओर घूम रहा था। बारिश की हर एक धार एक बेजोड़ तीखे तीर की तरह लग रही थी, जो पहाड़ के कठोर पत्थरों या स्टील को चीरने के लिए काफी थी। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, अभी अभी जब तुमने खुद को तलवार के क्षेत्र में डुबोया था, बाहरी दुनिया में 8 घंटे बीत गए थे। बूढ़े काले बैल ने कहा। 8 घंटे? निंग चौंका। जब मैं दाव में डूबा था तो मुझे सचमुच समय बीतने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है एल्डर, अब जब मेरे पास मेरा रेन वाटर स्वॉर्ड डोमेन है, अगर मैं वॉयगॉड हॉल के पहले स्तर को चुनौती दूं, तो क्या मेरे पास कोई मौका है? बूढ़ा काला बैल दंग रह गया। वॉयगॉड हॉल का पहला तल? ठीक है, तुम कोशिश तो कर सकते हो। निंग हंसा। अगर बूढ़ा काला बैल कुछ न भी कहता तो भी निंग जाकर कोशिश जरूर करता, क्योंकि एक फेंट गॉड साधक के पास शक्ति के प्रत्येक स्तर पर वारगॉड हॉल को चुनौती देने के केवल 2 ही मौके होते हैं। वह एक जियांटियन फेंट गॉड के रूप में शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था और संभवतः जल्द ही जिफू स्तर तक पहुंच जाएगा। अगर उसने जियांटियन स्तर पर अपने पास मौजूद 2 विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया तो जिफू स्तर पर पहुंचने के बाद वे बेकार हो जाएंगे। चलो चलें, मैं देखना चाहता हूं कि यह वॉयगॉड हॉल कितना दुर्जेय है। निंग इसे सफलतापूर्वक पार करने के लिए बेहद उत्सुक और गहरी इच्छा रखता था, ताकि वह ट्रेजर हॉल में जाकर एक खजाना चुन सके। खजाना हॉल के सभी खजाने पहले मालिक द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने भी संभवतः असाधारण थे और स्नोड्रैगन पर्वत के विरुद्ध जी कबीले की लड़ाई के लिए बहुत लाभकारी हो सकते थे। स्नोड्रैगन पर्वत, निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अंधेरा हो चुका था और स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा का जिफू शिष्य म्यूज बिना रुके हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर इस जगह पर पहुंचा था। एक प्रकाश की किरण की तरह वह नीचे एक जगह की ओर तेजी से बढ़ा। नीचे एक विशाल ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ का नाम लैंडविम पर्वत था। मानव चिकित्सक, तुरंत चले जाओ। मानव साधक, क्या तुमने सचमुच हमारे लैंडविम पर्वत पर आक्रमण करने की हिम्मत की? क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही म्यूज अपने उड़ते हुए खजाने पर सवार होकर लैंडविम पर्वत की ओर उतरा, लैंडविम पर्वत के कुछ डायर मॉन्स्टर्स गुस्से से गालियां देने लगे। लैंडविम पर्वत एक शक्तिशाली शक्ति थी और पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन जिफू स्तर का राक्षस था जिसने 1000 साल तक प्रशिक्षण लिया था। लैंडविम एक देव जानवर था और एक जिफू स्तर के देव जानवर के रूप में कोई भी कल्पना कर सकता था कि यह बूढ़ा राक्षस कितना शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से वह डायर मॉन्स्टर्स के एक बड़े समूह का नेतृत्व करता था और यह मनुष्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र था। जिफू स्तर का एक प्राचीन राक्षस और एक देव जानवर की वंशावली वाला। इन 2 बातों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कई जिफू शिष्य उससे भयभीत होंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, आपके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। म्यूज ने उन डायर मॉन्स्टर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोलने से पहले सीधे लैंडविम पर्वत की चोटी पर उड़ गए। ड्रू, पहाड़ की चोटी पर स्थित एक गुफा से अचानक एक विशाल ड्रेकोनिक सिर प्रकट हुआ। उस नीले ड्रेकोनिक सिर के ऊपर एक सींग था और उसकी पहिए जैसी आंखें म्यूज की ओर घूर रही थीं। उस ड्रेकोनिक सिर से निकलने वाली अतुलनीय आभा ने ही म्यूज को घबराहट में डाल दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अपने सामने खड़े इस लैंडविम का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके पहले लैंडविम एक शीर्ष जेफू राक्षस था जिसका वंश एक गॉड बीस्ट का था। मेरा आदर, दाववादी मित्र लैंडविम, म्यूज ने सिर झुकाया। मालिक को परेशान होना पसंद नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ये बात पता न हो? लैंडविम गुर्राया, कुछ बड़ा होने वाला है।
म्यूज ने जल्दी से कहा, मुझे अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड को एक बड़ी खबर बतानी है जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जेड चाइल्ड, स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा जिन अनेक लोगों को आमंत्रित कर रही थी उनमें से वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जैसा कि डोंग जिकी और म्यूज ने देखा, अगर वे अपने साथी प्रशिक्षु जेड चाइल्ड को आमंत्रित कर पाते तो वह काफी था। वह अकेले ही जीवंश का आसानी से सफाया कर सकता था। दरअसल इस आत्मिक जानवर लैंडवर्म जिसे जेड चाइल्ड नियंत्रित करता था को देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि जेड चाइल्ड कितना शक्तिशाली था। ये समझना होगा कि जिफू स्तर के आत्मा जानवर अत्यंत दुर्लभ थे। हालांकि कई मानव विशेषज्ञों के पास कुछ डायर मॉन्स्टर्स आत्मिक जानवर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिफू स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि रखने वाले मनुष्यों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन किसी आत्मिक जानवर का जिफू स्तर तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था। प्राचीन जिफू स्तर के राक्षस आमतौर पर सेवा करने को तैयार नहीं होते थे, और अगर वे सेवा करने को तैयार भी होते थे तो आमतौर पर केवल विशेषज्ञ ही होते थे। अगर वे किसी कमजोर व्यक्ति की सेवा भी करते तो कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ उन्हें जल्द ही पकड़ लेता। डोंग जिकी, म्यूज, G9 फायर, इनमें से किसी के पास जिफू स्तर का आत्मा जानवर नहीं था। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? एक गहरी शक्तिशाली आवाज गूंजी और एक मांसल आदमी जिसके लंबे खुले नीले बाल, बाघ जैसी आंखें और काले कपड़े थे, एक तरफ से बाहर आया। मेरा आदर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। म्यूज ने जल्दी से आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम म्यूज हो? जेड चाइल्ड ने उसकी तरफ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता न हो कि मैं किसी बड़ी सफलता की कोशिश में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ? म्यूज को लगा जैसे उसका दिल कांप रहा है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड इतना भयानक था। जेड चाइल्ड एक फीनगॉड बॉडी रिफाइनर था जो जिफू स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। इसके अलावा जेड चाइल्ड ने दिव्य क्षमता, स्वर्गीय परिवर्तन भी सीख ली थी। एक शीर्ष जिफू स्तर का फीनगॉड साधक पहले से ही बहुत डरावना होता है। दिव्य क्षमता से युक्त होने का मतलब था कि वे अपने से ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ सकते थे। डोंग जिकी खुद इस साथी प्रशिक्षु जेड चाइल्ड के सामने घबराया हुआ था। वह इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसे वे आमंत्रित कर रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, म्यूज ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि आप बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं और आपको परेशान होना पसंद नहीं है। हालांकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पास के स्वेलो माउंटेन पर हमें एक बड़े पैमाने पर तात्विक अयस्क की खदान मिली है जिसमें बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले तात्विक पत्थर हैं। इस खदान की परिधि 4000 किलोमीटर और गहराई 300 किलोमीटर है। क्या? जेड चाइल्ड, जो अब तक बिल्कुल शांत था, अचानक उसकी आंखों में 2 सुनहरी किरणें फूट पड़ीं। तुम्हारी बातें सच हैं। अगर मैंने आपको धोखा दिया है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, तो आप आगे बढ़िए और मुझे एक हथेली के वार से मार डालिए। पुस्तक 6, अध्याय 5, एक लकड़ी का खंभा। मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करोगे। जेड चाइल्ड ने थोड़ा सिर हिलाया। म्यूज ने जल्दी से कहा, हालांकि हमने इस विशाल तात्विक अयस्क खदान की खोज कर ली है। ये तात्विक अयस्क खदान जी कबीले के क्षेत्र में है। छोटा जी कबीला डरने लायक नहीं था और हमारी स्वेलो माउंटेन शाखा को इसे आसानी से खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन म्यूज ने बताया कि बाद में क्या हुआ था। जेड चाइल्ड ने सुनते ही भौहें चढ़ाईं। एक विस्मयकारी संरचना। ठीक है, जी कबीले के कुलपिता G9 फायर सेना और विश्व विनाशकों में कुशल हैं। म्यूज ने जल्दी से कहा, इस बार हमने अपने सभी साथियों को जी कबीले से निपटने के लिए बुलाया है। जी कबीले की ताकत से डरने लायक नहीं है, बस सेना में अगर वे एक शानदार संरचना तैयार करते हैं। जेड चाइल्ड ने भौहें चढ़ाईं। चूंकि हम संरचना बनाने में कुशल नहीं हैं, इसलिए वे आसानी से लंबे समय तक देरी कर सकते हैं। पर्याप्त समय बीत जाने पर ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत के आने की पूरी संभावना है। स्वेलो पर्वत क्षेत्र के पास संरचना विशेषज्ञों में से नोंगदाओ नाम का एक कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई है। अगर हम उस साथी प्रशिक्षु को आमंत्रित कर सकें तो जी कबीले जैसे छोटे कबीले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाएं आसानी से टूट जाएंगी। म्यूज ने जल्दी से सिर हिलाया। हमने साथी प्रशिक्षु नोंगदाओ को भी आमंत्रित किया है। अब जब आप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड बोल चुके हैं तो मुझे लगता है कि नोंगदाओ भी जाएगा। जल्दी जाओ और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई नोंगदाओ को आमंत्रित करो, जेड चाइल्ड ने निर्देश दिया। मैं अभी तुम्हारे स्वेलो पर्वत क्षेत्र में जा रहा हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। म्यूज बहुत खुश हुआ। हम जाओ, जेड चाइल्ड ने निर्देश दिया। एक हरे पत्ते जैसा जादुई खजाना अचानक म्यूज के पैरों के नीचे प्रकट हुआ और फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर क्षितिज में गायब हो गया। जेड चाइल्ड कुछ देर तक चुपचाप दूर तक देखता रहा। लैंडविम, जेड चाइल्ड मुड़ा और चिल्लाया, गुरुजी। एक नीले शल्क से ढका सींग वाला लैंडवम बाहर निकला। इस लैंडवम के 4 पंजे थे और वह एक भव्य राजसी दृश्य था। अब उसका शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था और उसकी लंबाई केवल 10 मीटर रह गई थी। आओ मेरे पीछे स्वेलो माउंटेन तक चलो, जेड चाइल्ड ने धीरे से कहा। अगर इस बार हम बड़े पुण्य का प्रदर्शन करते हैं तो शायद हम इस अवसर का उपयोग मुख्य संप्रदाय से मुझे सफलता दिलाने में मदद करने के लिए कहने के लिए कर सकते हैं। जेड चाइल्ड एक दुष्ट साधक था। वह बहुत पहले ही की रिफाइनर के रूप में जिफू स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन की में प्रशिक्षण के लिए उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह काफी सही थी। इस वजह से उसके लिए की रिफाइनर के रूप में वांजियांग निपुण बनना लगभग नामुमकिन था।
इसके बाद उसने धीरे धीरे फेंट गॉड रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण लिया, जब तक कि वह जिफू स्तर तक भी नहीं पहुंच गया। उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था, इसीलिए उसे स्नोड्रैगन माउंटेन में स्वीकार कर लिया गया। दुर्भाग्य से वह पहले से ही एक अंतिम चरण की रिफाइनर था। उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था और किसी दूसरी तकनीक में बदलाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से प्रशिक्षण में बिताए लंबे समय के कारण उसमें एक उग्र और निर्णायक स्वभाव विकसित हो गया। एक बड़ा कार्य करने के बाद मुख्य संप्रदाय ने उस पर सकारात्मक दृष्टि डाली और उसे एक दिव्य क्षमता, स्वर्गीय परिवर्तन प्रदान की। इससे उसका दर्जा एक बार फिर ऊंचा हो गया। आजकल वह हमेशा बंद कमरे में प्रशिक्षण लेता रहता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका फेंट गॉड शरीर वांजियांग स्तर तक पहुंच जाए। बस स्तर में हर बड़ी वृद्धि बहुत कठिन थी। हालांकि मुख्य संप्रदाय के पास सफलता की संभावना बढ़ाने के तरीके जरूर थे, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। वे उसकी मदद करने को क्यों तैयार होते? आप अवश्य सफल होंगे, गुरुजी। लैंडविम रेंगते हुए बाहर आया। जेड चाइल्ड लैंडविम की पीठ पर बैठ गया। वाह! लैंडविम के पैरों के नीचे बादल दिखाई दिए और वह तुरंत दूर क्षितिज में उड़ गया। सभी ड्रैगन स्वाभाविक रूप से पानी को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, और हालांकि यह केवल जिफू स्तर का था, फिर भी वह बादलों को बुलाकर उन पर उड़ने में सक्षम था। प्राचीन जलीय मनों के भीतर जी निंग और बूढ़ा काला बैल कंधे से कंधा मिलाकर स्टेला हॉल से बाहर निकल रहे थे। स्टेला हॉल में प्रशिक्षण लेना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना वास्तव में बहुत तेज है। निंग ने प्रशंसा में आह भरी। तार्कीय हॉल किसी को समझने में मदद करने में कारगर है, बूढ़े काले बैल ने कहा, लेकिन अंततः यह आपके सामान्य संचित अनुभवों पर ही निर्भर करता है। कई चीजों का अनुभव करने के बाद ही आपको कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त होंगी। आमतौर पर आप बेतरतीब ढंग से कई अलग अलग अनुभव संचित करते हैं और आपको खुद भी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप तार्कीय हॉल में प्रवेश करते हैं और आगे की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रशिक्षण लेना शुरू करते हैं, तो आप में बहुत सुधार होगा। लेकिन उन सामान्य रोजमर्रा के अनुभवों के बिना अगर आप हर समय तार्कीय हॉल में ही रहेंगे तो ये सब व्यर्थ होगा। निंग ने सिर हिलाया। जैसा कि कहावत है, 10,000 किताबें पढ़ो फिर 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलो। व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। हम वारगॉड हॉल में हैं। बूढ़ा काला बैल वारगॉड हॉल के सामने खड़ा था। वारगॉड हॉल के कांसे के द्वार पर एक कुल्हाड़ी और भाले की नक्काशी थी और उससे एक युद्ध जैसी आभा निकल रही थी। इसके अलावा पूरा कांसे का द्वार लाल रोशनी की एक धुंधली परत से ढका हुआ था, जो अपने भीतर वध की आभा लिए हुए थी। निंग ने अपनी सांस रोक ली। वरिष्ठ, निंग ने जल्दी से पूछा, अतीत में अमर जुहुआ ने वारगॉड हॉल के पहले स्तर से गुजरते समय क्या अनुभव किया था? पूछने का कोई मतलब नहीं है, बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। वारगॉड हॉल के पहले तल के खतरे तुरंत तय हो जाते हैं, वे कभी भी बदल सकते हैं। जागीर की आत्मा और मैं ये बात बहुत पहले ही जान चुके थे। ओह, निंग ने हार मान ली। बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा, सावधान रहो। हालांकि वारगॉड हॉल के परीक्षण तुम्हारे कौशल को निखारने के लिए हैं, तुम्हें मारने के लिए नहीं। और हालांकि तुम एक फेंट गॉड अभ्यासी हो और अंदर मरने की संभावना कम है, फिर भी परीक्षणों में हमेशा खतरे का एक तत्व होता है। अपनी जान मत गंवाना, चिंता मत करो। निंग ने विशाल कांस्य द्वार को एक तरफ धकेल दिया और अंदर चला गया। जैसे ही उसके हाथ कांसे के द्वार पर पहुंचे, फुश, कांसे के दरवाजे की सतह पर धुंधली लाल रोशनी ने निंग को तुरंत अंदर खींच लिया। निंग कांसे के दरवाजे के सामने से हवा में गायब हो गया और जिस पल वह अंदर खींचा गया, निंग की आंखें अचानक गोल हो गईं और सदमे से भर गईं। ओह, मैं आपको ये बताना भूल गया कि वारगॉड हॉल में प्रवेश करना सीधे टेलीपोर्टेशन का मामला है। बूढ़े काले बैल ने निंग के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखा, अपनी बैल जैसी आंखों से उसे घूरा, फिर हंसने लगा। पलक झपकते ही वे एक विशाल खाली जमीन पर पहुंच गए। जमीन खून से सनी हुई थी। आगे एक भव्य मीनार थी और मीनार का दरवाजा हल्की सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। निंग ने तुरंत विशाल पीले भालू को देखा जो बहुत दूर नहीं खड़ा था। वरिष्ठ, निंग ने जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त किया। विशाल पीले भालू ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके पहले वाले बेपरवाह चेहरे में अब काफी नरमी आ गई थी और उसका व्यवहार भी काफी अच्छा हो गया था। 5 साल की उम्र में दाओ डोमेन के स्तर तक पहुंचना फेंट गॉड्स में भी काफी दुर्लभ है। बताओ, तुम वारगॉड हॉल के किस स्तर को चुनौती देना चाहते हो? मैं चुन सकता हूँ। निंग आश्चर्यचकित था। बेशक, आप चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक्वाटिक मैनर का मालिक बाहर साहसिक कार्य कर रहा हो और अगर वह प्राइमोडियल दाओइस्ट स्तर पर लौटता है और उसके पास टावर को चुनौती देने के लिए केवल 2 विकल्प हों, तो वह स्वाभाविक रूप से पहला स्तर नहीं चुनेगा। विशाल पीले भालू ने कहा, अगर आप चाहें तो सीधे वारगॉड हॉल के सबसे ऊंचे स्तर 10वें स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि वारगॉड हॉल के परीक्षण परीक्षकों को मारने के लिए नहीं है, फिर भी उस स्तर पर थोड़ी सी भी ऊर्जा तरंग आपको तुरंत विघटित कर देगी, यहाँ तक कि आपकी आत्मा भी नहीं बचेगी। निंग ने अपनी आंखें रगड़ी। ठीक तो, स्तर 10। अमर जुहुआ भी लूज अमर बनने के बाद सिर्फ 7वां स्तर ही पार कर पाया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि 10वां स्तर कितना मुश्किल होगा। निंग को बस यही लग रहा था कि असली प्राचीन दानव देवता जिसने इस जलीय जागीर का निर्माण किया था, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। मैं पहला स्तर चुनता हूँ, निंग ने ईमानदारी से कहा। बूढ़े काले बैल की बात के आधार पर अपने रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन में महारत हासिल करने से पहले स्तर पर उसकी सफलता की संभावना 10% से भी कम थी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि पहला स्तर कितना कठिन रहा होगा। ठीक है, विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया।
कम से कम तुम चीजें चरणबद्ध तरीके से कर रहे हो। ये तुम्हारी पहली चुनौती है और यह परीक्षा सबसे आसान होगी। सबसे आसान? निंग दंग रह गया। विशाल पीले भालू के रोएदार पंजों ने अचानक निंग का हाथ पकड़ लिया। फुफ! फौरन निंग और विशाल पीला भालू उस आलीशान मीनार पर पहुंच गए। जैसे ही निंग और विशाल पीला भालू एक ही कदम में अंदर दाखिल हुए, मीनार का दरवाजा धुंधली सफेद रोशनी से जगमगा उठा। यह एक धुंधली सफेद जगह थी जो 3000 मीटर ऊंची और कई हजार मीटर की परिधि वाली थी। बस एक ही चीज मौजूद थी, उनके पीछे तैरता हुआ दरवाजा। यह वारगॉट हॉल का पहला तल है, विशाल पीले भालू ने कहा। निंग ने तुरंत अपने आसपास ध्यान से देखा। वारगॉट हॉल का पहला तल? तो फिर वह खतरनाक परीक्षा कहाँ थी? देखो, विशाल पीला भालू वहां खड़ा था और दूर की ओर इशारा कर रहा था। निंग ने अपनी नजरें विशाल पीले भालू की उंगली पर गड़ा दी। उसने देखा कि कहीं से एक काली लकड़ी की खूंटी अचानक प्रकट हो गई थी। लकड़ी की खूंटी निंग के पैरों जितनी मोटी और 3 मीटर ऊंची थी। वह वहीं खड़ी थी। लकड़ी का खंभा। निंग दंग रह गया। मैं तुम्हें जो परीक्षा दूंगा वह उस परीक्षा से कहीं ज्यादा आसान है जो मैंने अमर जोहुआया रैम्पर्ट को दी थी, विशाल पीले भालू ने कहा। वारगॉट हॉल की पहली परीक्षा है। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है उतने ही समय में उस लकड़ी के खंभे को चीर देना। विशाल पीले भालू की हथेली में अचानक एक अगरबत्ती आ गई जो लगभग 1 फुट लंबी थी। अगरबत्ती जलने से पहले लकड़ी के खंभे को तोड़ दो। निंग ने लकड़ी के खंभे की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि जागीर की आत्मा ने कहा कि यह सबसे आसान परीक्षा थी। ये जुहुआ और रैम्पर्ट की परीक्षा से भी आसान थी। दरअसल ये तो बस एक लकड़ी के खंभे को चीरने जैसा था। इसमें कोई खतरा नहीं था। और तो और लकड़ी का खंभा तो बस वहीं खड़ा था, जरा भी विरोध नहीं कर रहा था। शुरू करो, विशाल पीले भालू ने कहा। वह अगरबत्ती पास ही जमीन पर जलती हुई दिखाई दी। एक धूपबत्ती। निंग ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। निंग एक झपट्टा के साथ लकड़ी के खंभे के पास भागा। हालांकि वह सिर्फ एक लकड़ी का खंभा था, उस पर अंधाधुंध वार करना मूर्खता थी। बेहतर होगा कि पहले कुछ समय लगाकर उसका विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि लकड़ी का खंभा कहाँ आसानी से टूट सकता है। केवल स्वयं को और अपने शत्रुओं को जानकर ही विजय की आशा की जा सकती है। ये लकड़ी का खंभा पूरी तरह से काला था और उस पर अक्षरों के घेरे बने हुए थे। निंग ने खुद से कहा, क्या इसे मारने में रून्स के पैटर्न का पालन करना आसान होगा? हार्ग! निंग के हाथों में डार्कनॉर्थ तलवारें प्रकट हुईं और उसके जिफू में दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई। वाह! आसपास के क्षेत्र में रिमझिम बारिश होने लगी। रिमझिम बारिश बारिश की रेखाओं में बदल गई जो पूरे क्षेत्र में घूमती रहीं, जिससे वातावरण काफी आरामदायक और ठंडा हो गया। इससे आसपास के दाव पर निंग का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। रेन लाइन। निंग ने शुरुआत में ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। वाह! निंग की तलवारें बिजली की तरह चमक उठीं और हवा में गायब हो गईं, मानो वे आसपास की लहराती बारिश की धाराओं में पूरी तरह विलीन हो गई हों। निंग की तलवार की रोशनी बारिश की एक धारा में बदल गई, जो रेशम जैसी पतली, बेमिसाल तेज थी और तुरंत लकड़ी के खंभे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। धमाका! बस इतना हुआ कि लकड़ी के खंभे पर एक सफेद धब्बा उभर आया। जैसे ही बारिश का पानी नीचे गिरा, सफेद धब्बा गायब हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। निंग खुद भी शक्तिशाली प्रतिबल के कारण पीछे की ओर गिरा और उसकी हथेली फट गई। वह 3 कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी हथेली का घाव तुरंत ठीक हो गया। बस एक सफेद धब्बा। ये लकड़ी का खंभा वाकई अतुलनीय रूप से मजबूत है। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है उतने समय में इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। निंग तुरंत आगे बढ़ा और उसे एक और झटका दिया। ये भी रेन लाइन थी। तलवार बारिश की रेखाओं में विलीन हो गई। टकराना। जैसे ही उसने लकड़ी के खंभे को छुआ, एक बार फिर जोरदार ध्वनि गूंजी, लेकिन इस बार निंग ने जादुई रूनों के अनुसार कटाव किया। हालांकि वह अभी भी टक्कर के बल से पीछे की ओर गिरा हुआ था। निंग को आश्चर्य हुआ कि लकड़ी के खंभे पर एक बहुत ही छोटा सा घाव था। घाव बहुत छोटा था, लगभग नगण्य, लेकिन फिर भी वहां था। मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन के साथ इस तलवार के प्रहार से इसकी शक्ति लघु 1000 तलवारों की संरचना के 9वें स्तर के बराबर है। लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। निंग दंग रह गया। रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन के बिना मैं वास्तव में इसके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। निंग को अच्छी तरह पता था कि रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन में वह एक बाघ की तरह था जिसे पंख दिए गए थे। उसकी तलवार तकनीक की शक्ति कई स्तरों तक बढ़ गई थी। पुस्तक 6, अध्याय 6, जादुई खजानों का एक विस्मयकारी चयन। दूर खड़े विशाल पीले भालू ने हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, इस जी निंग की तलवारबाजी की प्रतिभा वाकई कमाल की है। सिर्फ तलवार का वार ही तो मुश्किल से वांशियांक सिद्ध के स्तर तक पहुंच पाया है, लेकिन अगर उसके पास बस इतना ही है तो वह इस पहली परीक्षा को पार नहीं कर पाएगा। उसके वार किसी शुरुआती वांशियांक सिद्ध के पूरे जोर के वार जितने शक्तिशाली होने चाहिए, तभी वह लकड़ी के खंभे को तोड़ पाएगा, इससे पहले कि एक भी अगरबत्ती जल जाए। वारगॉट हॉल के पहले स्तर पर विजय पाने के लिए यह आवश्यक था कि व्यक्ति के पास प्रारंभिक वांशियांक निपुण की आक्रमण शक्ति हो। ये पहले से ही जागीर की आत्मा द्वारा चुनी जा सकने वाली सबसे आसान जांच पद्धति थी। एक सच्ची परीक्षा में व्यक्ति के युद्ध अनुभव, मानसिकता, गतिशीलता और कई अन्य पहलुओं का भी परीक्षण होता है। आखिरकार एक असली दुश्मन के खिलाफ एक सच्ची लड़ाई में क्या दुश्मन बस एक लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा रहेगा, किसी के उसे चीरने का इंतजार करते हुए? मेरे रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन का उपयोग करने पर भी मेरी डार्कनॉर्थ तलवारें इस लकड़ी के खंभे को चीरने में सक्षम नहीं हैं।
निंग ने तुरंत अपनी डाकनॉर्थ तलवारें वापस ले लीं। कम 10,000 तलवारों का गठन। निंग 30 मीटर पीछे हट गया और फिर अचानक कहीं से 700 से ज्यादा तलवार प्रकार के जादुई खजाने प्रकट हो गए। सभी जादुई तलवारें धुंधली सफेद रोशनी से चमक उठीं और हर जादुई तलवार में ज़िफु स्तर की शक्तिशाली तात्विक ऊर्जा भर गई। घूमते हुए ये शक्ति निंग के पास संघनित होकर एक अतुलनीय रूप से प्रचंड तलवार की रोशनी में बदल गई। इस तलवार की रोशनी को उड़ती हुई तलवार के रूप में देखा जा सकता था। मूल रूप से जब मैंने डोंग जिकी के विरुद्ध युद्ध किया था तो मैंने इन तलवारों को जियांटियन स्तर की चरम ऊर्जा के साथ सक्रिय किया था। अब जब मैं इन्हें सक्रिय करने के लिए ज़िफु स्तर की तात्विक ऊर्जा का उपयोग करता हूँ तो लघु 10,000 तलवारों के समूह की शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई है। निंग इस तलवार की रोशनी की तीव्रता को महसूस कर सकता था। इस तलवार की रोशनी की अपनी शक्ति संभवतः उसके द्वारा पहले किए गए पूर्ण शक्तिशाली निकट युद्ध प्रहार के बराबर थी। वर्षा जल तलवार डोमेन। अचानक उसके चारों ओर रिमझिम बारिश होने लगी और 300 मीटर के भीतर का क्षेत्र उसके वर्षा जल तलवार क्षेत्र में डूब गया। जाओ, निंग ने चाहा और उसके बगल में तलवार की रोशनी तुरंत गायब हो गई और बारिश की एक रेखा में बदल गई। बारिश की यह रेखा तुरंत 30 मीटर की दूरी तय करते हुए लकड़ी के खंभे को ढंकने वाले रूनों की दिशा में नीचे की ओर गिर गई। धमाका। लकड़ी के खंभे के ऊपर तुरंत ही एक घाव बन गया क्योंकि तलवार की रोशनी ने लगभग आधी उंगली जितनी गहराई तक उसे काट दिया। अच्छा, निंग बहुत खुश हुआ और उसकी बगल में तलवार की रोशनी की एक और किरण उभरी। स्विश 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 स्विश। तलवार की रोशनी की एक के बाद एक किरणें वर्षा जल तलवार क्षेत्र में उड़कर पूरी तरह से विलीन हो गईं और वर्षा जल की पतली रेखाओं में बदल गईं। वर्षा जल सीधे नीचे की ओर दूर स्थित लकड़ी के खूंटों पर गिर रहा था और एक बार फिर घाव छोड़ रहा था। ये समझना जरूरी है कि लकड़ी के खूंटे को अंदर से काटना बाहर से काटने से ज्यादा मुश्किल था। निंग ज़िफु के भीतर की तात्विक ऊर्जा तेजी से खर्च हो रही थी क्योंकि लकड़ी के खूंटे पर घाव बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद धमाका। बारिश की एक धार लकड़ी के तख्ते पर पड़ी और लकड़ी का खंभा 2 टुकड़ों में टूट गया। लकड़ी के खंभे का ऊपरी आधा हिस्सा नीचे गिर गया और जमीन से टकराकर टूट गया। सफलता। निंग खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे रखी अगरबत्ती की तरफ देखा। अगरबत्ती का ज्यादातर हिस्सा पहले ही जल चुका था। सफल होने पर बधाई। विशाल पीला भालू पास आया। क्या आप वॉरगॉड हॉल के दूसरे स्तर को चुनौती देना चाहते हैं? निंग प्रभावित हो गया। दूसरा स्तर। ऐसा लग रहा था जैसे वॉरगॉड हॉल के दूसरे स्तर पर सफलता पाने का मतलब सिर्फ नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना ही था। ये लाभ पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार करने के समान ही था। कठिनाई स्तर। वरिष्ठ। पहले स्तर की तुलना में दूसरा स्तर कितना कठिन है? निंग ने पूछा। खतरे का स्तर कितना है? जाहिर है ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, विशाल पीले भालू ने सीधे कहा। तुमने पहले स्तर की सबसे आसान परीक्षा पास कर ली, लेकिन दूसरे स्तर से यह इतना आसान नहीं होगा। यह अभी जैसा नहीं होगा जहां सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा था जो जवाबी हमला नहीं कर रहा था। इसके अलावा मैं तुम्हें कोई सलाह भी नहीं दूंगा, तुम बस हमला कर सकते हो। लड़ो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जान का खतरा है तो तुम तुरंत नियंत्रण ताबीज का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो सकते हो। एक बार टेलीपोर्ट हो गए तो समझो तुम हार गए। क्या आप वॉरगॉड हॉल के दूसरे स्तर को चुनौती देने के लिए अपने दूसरे मौके का उपयोग करने को तैयार हैं? विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। मेरा दूसरा मौका? निंग दंग रह गया। विशाल पीले भालू ने कहा, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। तुम एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में पहले से ही शिखर पर हो। तुम किसी भी क्षण सफलता प्राप्त कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो जियांटियन स्तर के विशेषज्ञ के रूप में तुम्हारे पास जो 2 मौके हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये सब बेकार चला जाएगा। निंग ने एक क्षण के लिए सोचा। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। निंग हंसा। तो फिर जाओ, विशाल पीले भालू ने कहा। वाह। निंग वॉरगॉड हॉल के इस पहले स्तर से गायब हो गया, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद धमाका। निंग एक बार फिर पहली मंजिल पर प्रकट हुआ, पीछे की ओर उल्टा हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर के सारे रोए फट गए थे और उस पर कई खूनी जख्म थे। हालांकि जमीन पर गिरने तक उनमें से कुछ भर गए थे। तुम हार गए। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। पहले या दूसरे स्तर में सफलता का परिणाम केवल एक ही नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना होता है। निंग खड़ा हुआ और गुस्से से बोला। उसके शरीर के रोए अपने आप ठीक हो गए। दूसरा स्तर इतना कठिन क्यों है? जैसे ही वह अंदर गया, उस पर अचानक काले तेंदुओं जैसे दिखने वाले दर्जनों अजीबोगरीब जानवरों ने हमला कर दिया। वह अचानक चौंक गया और अपनी शक्ति छोड़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि हर एक काला तेंदुआ डोंग जिकी के बराबर है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हार मानने से पहले वह सिर्फ 10 सेकंड ही टिक पाया। अगर उसने हार नहीं मानी होती तो काले तेंदुओं का वह समूह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। वॉरगॉड हॉल में 10 स्तर हैं और हर स्तर कठिन होता जा रहा है। विशाल पीला भालू गुर्राया। ये गुरु ने तय किया है। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। क्या दूसरे स्तर और पहले स्तर से गुजरने में कोई अंतर नहीं है? निंग ने पूछा। वहाँ एक अंतर है, विशाल पीले भालू ने कहा। चूंकि तुम पहला स्तर पार कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें ढेर सारे नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने और तुलनीय मूल्य की वस्तुएं दूंगा, जिनमें से तुम चुन सकोगे। उनमें से कुछ तो उच्च श्रेणी के नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने हैं। अगर आप दूसरे स्तर को चुनौती देने में सफल हो जाते हैं तो आप ट्रेजर हॉल में मौजूद किसी भी नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने या उसके बराबर मूल्य की वस्तुओं में से चुन सकते हैं।
वहाँ कुछ बहुत ही असामान्य अनोखी वस्तुएं हैं। हालांकि वे केवल नश्वर श्रेणी की हैं, वे कुछ सामान्य पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर हैं या उनसे भी ज्यादा मूल्यवान हैं। निम को अब समझ आ गया। तो जाओ, खजाने के हॉल में जाओ। विशाल पीले भालू ने अपना रोएदार पंजा बढ़ाकर निम का हाथ पकड़ लिया। वाह, दोनों हवा में गायब हो गए। खजाना हॉल। खजाने का हॉल एक विशाल हॉल था और ऊपर हवा में एक के बाद एक जादुई खजाने और अनोखी वस्तुएं तैर रही थीं। जबरदस्त शक्ति की लहरें उठ रही थीं। हालांकि ये लहरें दिल दहला देने वाली थीं, पर वे पहले गुरु के प्रतिबंधात्मक मंत्रों से नियंत्रित थीं और निम को जरा भी चोट नहीं पहुंचा रही थीं, क्योंकि वह नीचे खड़ा अपना चुनाव करने की तैयारी कर रहा था। यहाँ कई जादुई खजाने और अनोखी चीजें हैं। विशाल पीले भालू ने निम की ओर देखा। भालू की हथेलियों में अचानक एक सुनहरी किताब प्रकट हुई। इस सुनहरी किताब में नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने दर्ज हैं। तुम उनमें से चुन सकते हो। चुन लो। निम ने स्वर्ण पुस्तक स्वीकार कर ली। किताब के ऊपर सिर्फ 2 फेंट गॉड पात्र थे, कीमती खजाने। उसने किताब खोली और पन्नों के ऊपर कीमती खजानों और अनोखी चीजों के चित्र थे, साथ ही उन चीजों का विवरण भी था। ये वास्तव में है? निम पढ़ते हुए दंग रह गया। मेरे ऊपर मौजूद जादुई खजानों की तुलना में मेरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के जिफू शिष्यों के खजाने तो बस बकवास हैं। निम के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मानो वह कोई किसान मिलिशिया हो जिसका सामना किसी औपचारिक सेना से हो रहा हो। उपकरण बिल्कुल अलग स्तर के थे। उसके ऊपर रखे जादुई खजाने कम से कम उच्च श्रेणी के नश्वर श्रेणी के थे, ज्यादातर तो सर्वोच्च श्रेणी के नश्वर श्रेणी के थे। नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने जिन्हें प्रथम स्वामी स्वाभाविक रूप से अपने पास रखने को तैयार थे, वे सभी उत्तम वस्तुएं थीं। वाह, ये त्रिविश ध्वज बहुत ही क्रूर हैं। इनके साथ एक शीर्ष जिफू शिष्य वांजियांग सिद्ध से सीधे मुकाबला कर सकता है। इनकी शक्ति संभवतः असंख्य प्रेत ध्वज के पूर्ण रूप से कमजोर नहीं है, जिस पर बेईज ईशान काम कर रहे थे। इसके अलावा असंख्य प्रेत ध्वज के लिए अनगिनत लोगों को यातना देकर मार डालना जरूरी है, लेकिन इन त्रिविश ध्वजों के लिए आपको इतने गंभीर पाप करने की जरूरत नहीं है। निम ने आश्चर्य से आह भरी। दुष्ट दाव के पास भी अपने अविश्वसनीय जादुई खजाने थे। किसी के लिए हमेशा कोई पाप करना जरूरी नहीं था, फिर भी अविश्वसनीय शक्ति वाली वस्तुएं बनाने की अनुमति थी। ये भी बहुत जबरदस्त है। 9 यांग तलवारों का समूह। निम की आंखें इसे देखते ही चमक उठीं। इसकी सबसे आकर्षक बात यह थी कि यह जादुई खजाना 9 उड़ती तलवारों से बना था, जिनमें से प्रत्येक एक उच्च श्रेणी की नश्वर श्रेणी की उड़ती तलवार थी। 9 यांग तलवारों की संरचना आपके लिए सबसे उपयुक्त है, पास खड़े विशाल पीले भालू ने कहा। इस जादुई खजाने को चुनना 9 उड़ती तलवारों को चुनने के बराबर है। हालांकि ये केवल उच्च श्रेणी की नश्वर श्रेणी की उड़ती तलवारें हैं, लेकिन ये एक ही स्रोत से आती हैं। अगर आप इन 9 उड़ती तलवारों को अपनी कम 1000 तलवारों की संरचना के आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी शक्ति 3 गुना या 5 गुना बढ़ जाएगी। ये 9 उच्च श्रेणी की नश्वर श्रेणी की उड़ती तलवारें अकेले ही आपकी कई दर्जन साधारण नश्वर श्रेणी की उड़ती तलवारों से ज्यादा कीमती हैं। निम को भी इच्छा हुई। यह एक उत्कृष्ट वस्तु थी। यिन अग्नि बोतल। निम ने भौहें चढ़ाईं। कितना खतरनाक! जलज्वाला मिश्रित तत्व कर्मचारी। निम को भी इसे देखते ही अपनी धड़कनें तेज महसूस हुईं। वह आग और पानी को नियंत्रित करता था और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर भी था। जलज्वाला मिश्रित तत्व कर्मचारी फेंट गॉड के लिए बहुत उपयुक्त था। दिव्य स्टार पॉइंट सुइयां, एक सेट में 36 सुइयां। मेरी आत्मा शक्तिशाली है, इसलिए ये बड़ी संख्या में वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। निम भी इन्हें चाहता था, एक के बाद एक जादुई वस्तुएं, यहाँ तक कि जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे उनके लिए भी वह लालायित था। ये सब वाकई उच्च कोटि के थे। उच्च कोटि के। उसने बेईज ईशान और जूसान को मार डाला था और कुछ जादुई खजाने हासिल किए थे, लेकिन इनके मुकाबले कोई तुलना ही नहीं थी। निम ऐसे एक खजाने के बदले ऐसे दर्जनों जादुई खजानों का व्यापार करने को तैयार था। निम को ये समझ नहीं आया कि पहले गुरु ने इन वस्तुओं को उच्च श्रेणी या उच्च श्रेणी माना था, लेकिन अगर आधुनिक युग में इनकी रैंकिंग की जाए तो ये सभी उच्च श्रेणी की मानी जाएंगी। यहाँ तक कि 9 यांग तलवार संरचना की वे 9 उड़ती तलवारें भी आधुनिक मानकों के अनुसार 9 उच्च श्रेणी की उड़ती तलवारें मानी जाएंगी। अद्भुत! निम को लगा जैसे उसका दिल दुख रहा हो। वह वास्तव में उनमें से एक ढेर को हथियाना चाहता था। निम अमर जुहुआ को थोड़ा और समझने लगा। बेचारा अमर जुहुआ इन सभी शक्तिशाली जादुई खजानों को देख तो सकता था, पर उन्हें हासिल नहीं कर सकता था। अगर वह अपनी मर्जी से किसी एक को चुन लेता तो शायद वह अपनी मुसीबतों से बचकर एक दिव्य अमर बन जाता। हालांकि पहला गुरु आने वाली पीढ़ियों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया। आने वाली पीढ़ियां भले ही मर जाएं, उसके नियम तब भी अटूट थे। क्या तुम्हें जादुई खजाने चाहिए? तो पहले गुरु के नियमों का पालन करो। एक बर्फ से ढका 3 आंखों वाला फाइबर लावा। इसका इस्तेमाल 3 आंखों वाले फाइबर्स की एक पूरी नस्ल को पालने के लिए किया जा सकता है। एक साधारण वयस्क 3 आंखों वाला फाइबर जिफू शिष्य के बराबर है। बस एक ही कमी है कि उसे भोजन के लिए बड़ी मात्रा में आत्मिक पदार्थों की जरूरत होती है और उसे बढ़ने में भी काफी समय लगता है। हालांकि इससे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली 3 आंखों वाले फाइबर्स का प्रजनन भी हो सकता है। निम का दिल जल उठा। एक गोलेम जो एक साधारण प्रारंभिक वांशियां निपुण के बराबर है, एक अजेय गोलेम। एकमात्र दोष ये है कि इसे उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में तात्विक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जादुई खजाने, अनोखी चीजें, उनमें से प्रत्येक ने निम को पागल कर दिया और उसे हिला दिया। चकाचौंध मत हो।
विशाल पीले भालू ने चेतावनी दी। 9 यांग तलवारों का समूह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। 9 उत्कृष्ट तलवारें जो एक ही स्रोत से आती हैं। बाहर साहसिक कार्यों में तुम्हारे लिए उनके जैसा कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे कम 1000 तलवारों के समूह को एक कोर की जरूरत है और इसके कोर की तलवारें जितनी मजबूत होंगी उतना ही बेहतर होगा। निंग ने दूसरा पृष्ठ पलटा। गठन की तकनीकें। निंग की पलकें ऊपर उठ गईं। इस समय जी वंश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ज़िफू शिष्यों के एक बड़े समूह से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था गठन का इस्तेमाल। ये गठन ही थे जो चमत्कार कर सकते थे। नेदविम हेवनलॉक संरचना, एक विशाल संरचना जो किसी कुल या संप्रदाय की रक्षा के लिए उपयुक्त है। 5 घटकों वाली संरचनाओं से बनी एक विशाल संरचना। निंग इसे पढ़ते ही भावुक हो गया। उसने जल्दी से इसे ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। यही है, यही है, निंग मन ही मन चिल्ला रहा था। इससे मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और कुलपति और बाकियों की शक्ति भी बढ़ जाएगी। पुस्तक 6, अध्याय 7, जी कबीला इकट्ठा होता है। इस विशाल संरचना को देखकर, जिसका उपयोग पूरे कबीले या संप्रदाय की रक्षा के लिए किया जा सकता था, जी निंग ने अपने उत्साह को दबा लिया और पढ़ना जारी रखा। इस तथ्य के बावजूद कि वह मानसिक रूप से उत्साह में चिल्ला रहा था, शायद इससे भी बेहतर कुछ होगा। जी निंग इस सुनहरी किताब को पलटता रहा और एक के बाद एक जादुई खजाने सामने आते रहे, जिससे निंग का दिल बार बार धड़कने लगा। यह वाकई अद्भुत था। दुर्भाग्य से वह उन सभी को हासिल नहीं कर सका। वह सिर्फ एक ही चीज चुन सका, 9 स्वर्गों का उड़ता हुआ सर्प रूपी रूप। निंग की आंखें चमक उठीं जब उसने अंदर के विवरणों को ध्यान से देखा। ये रूप रचना नेदरवाइम हेवनलॉक रूप रचना से भी ज्यादा जटिल है और इसकी शक्ति वास्तव में उससे भी ज्यादा है। फिर भी ऐसा लगता है कि इसके लिए 9 उपयोगकर्ताओं की जरूरत है जो कम से कम ज़िफू शिष्य स्तर के हों। निंग ने अपना सिर हिलाया। वाह! निंग ने सुनहरी किताब बंद कर दी। वर्तमान जी कबीले के लिए सबसे उपयुक्त वस्तु स्वाभाविक रूप से एक निर्माण तकनीक थी। कई ऐसी थीं जो नेदवम हेवनलॉक संरचना के बराबर थीं और 2 उससे भी बेहतर थीं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे उपयुक्त यथार्थवादी विकल्प अभी भी नेदवम हेवनलॉक संरचना ही थी। नेदवम हेवनलॉक संरचना 5 घटक संरचनाओं से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक को एक ज़िफू शिष्य नियंत्रित कर सकता था। हालांकि अगर 5 ज़िफू शिष्य एक साथ आ जाते तो नेदवम हेवनलॉक संरचना की शक्ति अपने चरम स्तर तक पहुंच जाती। जहां तक जी कबीले की बात है, निंग के पिता समेत उसके 6 ज़िफू शिष्य थे, लेकिन उसके पिता को पर्याप्त शक्ति मुक्त करने के लिए एक निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता। सच कहूं तो जी कबीले में केवल 5 ज़िफू शिष्य थे। इसे देखते हुए नेदविम हेवनलॉक फॉर्मेशन सबसे अच्छा विकल्प था। क्या तुमने चुन लिया है? विशाल पीले भालू ने कहा। मेरे पास है। निंग ने सिर हिलाया। नेदवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन। विशाल पीले भालू ने निंग को आश्चर्य से देखा। नेदविम हेवनलॉक संरचना, क्या तुमने कोई गलती की? यह एक विशाल संरचना है जो कबीले की रक्षा के लिए उपयुक्त है। एक बार इसे स्थापित करने के बाद तुम हिल नहीं सकते। अगर तुम लड़ने का फैसला भी करो तो भी तुम्हें पहले से संरचना स्थापित करनी होगी। भविष्य में तुम जरूर बाहर साहसिक कार्य पर जाओगे। अगर तुम्हें अचानक कोई खतरा आ गया तो तुम्हारे पास संरचना स्थापित करने का समय नहीं होगा। और इससे भी बढ़कर, जब एक ही व्यक्ति इस विशाल संरचना को नियंत्रित कर रहा हो तो इसकी शक्ति बहुत ही साधारण होती है। उच्च स्तर की शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम पुनर्विचार करो। खजाने के हॉल से कोई वस्तु चुनने के तुम्हारे पास बहुत ही कम मौके होंगे। एक बार चुनाव करने के बाद इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। मैंने इसे चुना है। निंग को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ठीक है। विशाल पीले भालू ने आगे कुछ नहीं कहा। आना। विशाल पीले भालू ने उनसे बहुत ऊपर हवा में एक जगह की ओर इशारा किया और खजानों और कलाकृतियों के उस घने ढेर में एक साधारण से अंधेरे कोने से, जिसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था, प्रकाश की एक किरण निकली। यह एक उल्कापिंड की तरह था जो तेजी से सभी बाधाओं को पार करते हुए जमीन पर आ गिरा। निंग ने उसे गौर से देखा। उसने बीच में एक काले मोती को घेरे हुए 4 काले शल्क देखे। यह एक ड्रैगन मोती है। विशाल पीले भालू ने अपना हाथ हिलाया और काला मोती तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। काला मोती ढेर सारे रूनों से ढका हुआ था और उसके भीतर एक ड्रैगन की परछाई की धुंधली छवि तैरती दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर लगे जटिल रून बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जो सामान्य नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों पर लगे भद्दे अक्षरों से बिल्कुल अलग थे। नेदवम हेवनलॉक संरचना के 5 भाग हैं। इसका मूल भाग ड्रैगन मोती है और फिर ड्रैगन का सिर, ड्रैगन का शरीर, ड्रैगन का पंजा और ड्रैगन की पूंछ है। 4 गौण भाग। विशाल पीले भालू ने फिर से अपना हाथ हिलाया और वे 4 शल्क भी उड़कर ऊपर आ गए। ये ड्रैगन के शरीर पर मौजूद शल्कों से बने हैं, जिन्हें 4 संरचना चक्रों में गढ़ा गया था। एक ड्रैगन मोती, 4 संरचना चक्र। ये 5 भागों वाला पूरा नेदवम हेवनलॉक संरचना बनाता है। जहां तक इसके अंदर के रहस्यों की बात है, इसे बांधने और ध्यान से विश्लेषण करने के बाद आप समझ जाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ड्रैगन मोती तथा 4 संरचना डिस्क स्वीकार कर लीं। तुम पहले ही वारगॉड हॉल, ट्रेजर हॉल और स्टेलर हॉल में प्रवेश कर चुके हो। अब केवल दिव्य क्षमता हॉल ही बचा है। विशाल पीले भालू ने कहा। अपनी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करो। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की उम्र तक अपनी सफलता पालो। तब तक तुम दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती दे सकते हो। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। तो अब? विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। मैं बाहर जा रहा हूँ। निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
विशालकाय पीले भालू ने हल्के से सिर हिलाया। फुफ, भालू का सिर नाटकीय रूप से बड़ा हो गया और भ्रमात्मक हो गया, निंग को अपने भीतर समाहित कर लिया। निंग गायब हो गया। सरपेंटविंग झील, ब्राइट हार्ट द्वीप के एक आंगन के नीचे पास ही एक लालटेन लटकी हुई थी, जिससे आसपास के इलाके में हल्की रोशनी पड़ रही थी। रात काफी हो चुकी थी। युवा मालिक वापस क्यों नहीं आए? ऑटम लीफ शराब की बोतल लिए जी यिचुआन के पीछे खड़ा था। यिचुआन बैठ गया और उसके पीछे एक बड़ा सफेद कुत्ता, गॉड बीस्ट, व्हाइट वाटर हाउंड, लेटा हुआ था। ऑटम लीफ की आंखों में भी चिंता की झलक थी, क्योंकि यिचुआन बहुत देर से इंतजार कर रहा था। युवा मालिक ने कहा कि किसी को भी उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है और उसका कमरा पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। ऑटम लीफ कुछ नहीं कर सकती थी। वह निंग के गुस्से को जानती थी। अगर वह कहता कि उसे परेशान न किया जाए तो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। एकमात्र विकल्प प्रतीक्षा करना था। अधीर मत हो, अभी बहुत समय है। यिचुआन ने शराब का प्याला पकड़ा और धीरे से बोला। वह बहुत शांत था, क्योंकि आने वाला युद्ध उसके जीवन का सबसे शानदार पल होने वाला था। गड़गड़ाहट, दूर से जमीन में हल्की सी कंपन हुई और फौरन ऑटम लीफ के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। युवा मालिक को अपने बंद कमरे से बाहर जाना चाहिए। और फिर एक चरमराहट, दूर से एक कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक बाहर निकला, जो जानवरों के फर से ढका हुआ था। यिचुआन खड़ा हो गया और निंग को देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने निंग को बड़ा होते देखा था, इसलिए वह निंग में आ रहे बदलावों को भांप सकता था। उसने देखा कि निंग का बहाव पहले से कम तेज लग रहा था, लेकिन उसमें पानी की शांति का एहसास था। आप प्रशिक्षण ले रहे थे? यिचुआन ने पूछा। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे सफलता मिल गई। यिचुआन की आंखों में खुशी और संतुष्टि के भाव उभर आए। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी और उसे विश्वास था कि वह इसी में मरेगा। अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे को फिर से शक्तिशाली होते देख पाना, स्वाभाविक रूप से उसे अतुलनीय खुशी हुई। अपने बेटे में इतनी अद्भुत प्रतिभा देखकर वह पहले से ही अपने बेटे का नाम दुनिया भर में फैलते हुए देख सकता था। अच्छा, यिचुआन ने बस एक ही शब्द कहा। अंकल व्हाइट भी जा रहे हैं? निंग ने पास के व्हाइट वाटर हाउंड की ओर देखा। व्हाइट वाटर हाउंड ने निंग की ओर सिर हिलाया। यिचुआन ने पास के व्हाइट वाटर हाउंड की तरफ देखा। तुम्हारे अंकल व्हाइट और मैं आजीवन भाई हैं। मैं इस लड़ाई में मरने को तैयार हूँ। अगर मैं बच भी गया तो भी मैं अपंग ही रह जाऊंगा। इससे पहले मैंने तुम्हारे अंकल व्हाइट और अंकल ब्लैक को रिहा कर दिया था, उन्हें आज़ादी दी थी। तुम्हारे अंकल ब्लैक तो अपने पहाड़ी जंगलों में लौट चुके हैं, लेकिन तुम्हारे अंकल व्हाइट ने मेरे साथ रहने का फैसला किया है। अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो वे मेरे साथ ही मरना चाहते हैं। मैं उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे लिए यिचुआन ऐसा भाई पाकर मरकर भी मुझे गर्व होगा। निंग का दिल कांप उठा। उसने अपने पिता की आंखों में आंसू भरे देखे और अपने चाचा व्हाइट की आंखों में शाश्वत साथ की दृढ़ अटल झलक। अच्छा, चलो साथ चलते हैं। निंग पास आया और व्हाइट वाटर हाउंड को गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेने जाता था। अंकल व्हाइट, चलो साथ चलते हैं। व्हाइट वाटर हाउंड ने निंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में गहरा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने निंग को एक शिशु से एक वयस्क बनते देखा था। यह उसके पुराने दोस्त जी यिचुआन का इकलौता बेटा था। स्वाभाविक रूप से वह निंग को परिवार का एक छोटा सदस्य मानता था। फुश, अचानक एक नाव प्रकट हुई। हवा में मडराते हुए वह तेजी से फैलती गई और 30 मीटर से भी ज्यादा बड़ी हो गई। निंग, यिचुआन और व्हाइट वाटर हाउंड उस पर सवार हो गए। चलो चलें, निंग ने इच्छा व्यक्त की। नाव तेजी से आसमान में उड़ने लगी और अंधेरी रात में उत्तर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस उजाड़ पहाड़ी जंगल में वापस G9 फायर, ग्रैनी शैडो, बूढ़ा सेवक आह जिंग, जी ट्रू कीप, ये चारों पहले ही आ चुके थे और पास ही एक अद्भुत दल बना चुके थे। निंग ने स्टेला हॉल में ध्यान करते हुए काफी समय बिताया था। बाकी लोगों ने अपने काम निपटाए और फिर लौट आए। जीफू शिष्य की गति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। तुम अपने आत्मिक जानवर को भी क्यों लाए? दादी छाया ने कर्कश स्वर में कहा। ट्रूकीप ने एक काले चील के सिर पर हाथ फेरा। मैं नहीं चाहता था कि वह आए, पर वह जिद पर अड़ा रहा। चूजा होने से ही वह मेरे पीछे पीछे आता रहा। इतने सालों में उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इस बार उसने जाने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। भूल जाओ, हम एक दूसरे को जिंदगी भर से जानते हैं। हम दोनों का रिश्ता मेरी पत्नी और बच्चों के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा और अपनापन भरा है। 9 फायर और अन्य लोगों ने बस उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। किसी आत्मिक प्राणी का स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के साथ खतरे का सामना करने में साथ देना, ये वास्तव में दुर्लभ था। यिचुआन अभी तक वापस नहीं आया। ट्रूकीप ने सिर उठाकर देखने के लिए चील को सहलाया। वह विस्मयकारी संरचना अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ा था। अंधेरे में भी चांद की हल्की रोशनी जिफू शिष्यों को नंगी आंखों से बहुत दूर तक देखने के लिए पर्याप्त थी। अधीर मत हो, 9 फायर ने कहा। हमारे पास अभी भी काफी समय है। अच्छा होगा कि वह बच्चा जिनिंग न आए। दादी छाया ने अपनी कर्कश आवाज में आह भरी। वह आने की जिद कर रहा है। वह हमारे जीवंश की सच्ची आशा है। उसकी छिपी हुई प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए उसके लिए वांशियांक सिद्ध बनना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका स्वभाव बहुत जिद्दी है। 9 फायर हंसा, फिर सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करो। उसके पास ट्रेसलेस तावीज है। जब असली खतरा आएगा, भले ही वह न जाए, हम उसे जाने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है,
हम उसे मजबूर करेंगे। दादी छाया ने सिर हिलाया। अगर वह इस नाजुक मौके पर नहीं गया तो मैं उसके सामने ही आत्महत्या कर लूंगी। बस उसे पता है कि क्या जरूरी है। नाइनफायर की आंखें चमक उठीं। वे आ रहे हैं। सभी ने सिर उठाकर देखा। दूर से हवा में उन्होंने एक प्रकाश की किरण को उड़ते हुए देखा। जब वह नीचे उतरते हुए धीमी पड़ने लगी तभी उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि वह क्या थी। वह एक नाव थी। यह नाव तेजी से आसमान से नीचे उतरी और फिर जमीन से लगभग 30 मीटर दूर गायब हो गई। निंग, यिचुआन और व्हाइट वाटर हाउंड सभी जमीन पर आ गिरे। आप अपना व्हाइट वाटर हाउंड भी लाए हैं? ट्रूकी फंसा। यिचुआन ने भी आश्चर्य से देखा। तुम्हारा स्नो ईगल भी आया? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा फिर हंस पड़े। दोनों समझ गए कि क्यों। ठीक है, हम सब यहाँ हैं, नाइनफायर ने कहा। हमें स्नोड्रैगन माउंटेन से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। सभी के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। नाइनफायर बोला, इससे पहले मैं जनरल डोंग से मिलने के लिए स्वेलो माउंटेन सिटी की एक विशेष यात्रा पर गया था जो यहाँ तैनात सेनाओं के प्रभारी हैं। कैसा रहा? सभी ने उत्सुकता से पूछा। नाइनफायर की आंखों में गुस्से का एक भाव था। जनरल डोंग को तो सब जानते हैं। वह उस विशाल दूर स्थित कबीले डोंग कबीले का एक सदस्य है। यही वजह है कि वह यहाँ ग्रैंड जिया राजवंश की सेनाओं का कमांडिंग जनरल बन पाया। निंग ने सिर हिलाया। ये बातें तो वे बहुत पहले से जानते थे। ग्रैंड जिया राजवंश की सेना में जनरल बनना जी वंश जैसे छोटे से कबीले का कोई भी व्यक्ति उम्मीद नहीं कर सकता था। आखिरकार यह निस्संदेह एक अद्भुत कार्यभार था। एक बार जब आप ग्रैंड जिया राजवंश की सेवा करने का बाघ वेश धारण कर लेते हैं तो कौन आपको अपमानित करने की हिम्मत करेगा? नाइनफायर ने कहा, मैं इस जनरल डोंग को नाराज नहीं करना चाहता था। दुर्भाग्य से जब मैं रिपोर्ट करना चाहता था तो मुझे बताया गया कि जनरल डोंग बंद कमरे में ध्यान कर रहे हैं और किसी से मिलने नहीं आ सकते। मैं डिप्टी जनरल से मिलने गया लेकिन मुझे बताया गया कि डिप्टी जनरल स्वेलो माउंटेन सिटी से चले गए हैं और इस समय यहाँ नहीं हैं। क्या? वे सभी उन्मत्त हो गए। निश्चित रूप से यह एक टालमटोल की रणनीति है। वे हमसे मिलना नहीं चाहते थे। स्नोड्रैगन पर्वत ने जरूर कुछ किया होगा। निंग भी बेचैन था। उन्होंने ये संरचना बनाने का मकसद ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत के आने तक इंतजार करना था। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी तो दिव्य दूत कैसे आ सकते थे? नाइनफायर ने कहा, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। यह मामला हमारे जी कबीले के भाग्य से जुड़ा है, इसलिए मुझे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं जनरल डोंग को नाराज कर रही हूँ या नहीं। इसलिए मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे मेरी आवाज पूरे स्वेलो माउंटेन सिटी में गूंज उठी। मैंने कहा कि मेरा जी कबीला ग्रैंड जिया राजवंश को एक विशाल तात्विक अयस्क खदान देने को तैयार है। मेरी आवाज स्वाभाविक रूप से पूरे स्वेलो माउंटेन सिटी में गूंज उठी और वहां मौजूद सभी सैनिकों समेत सभी ने मेरी आवाज सुनी। जनरल डोंग ने अब देर करने की हिम्मत नहीं की और इसलिए वह जल्दी से मुझसे मिलने आए। उनका चेहरा गरजते बादलों की तरह काला था और फिर गुस्से से मुझे भगा दिया। पुस्तक 6 अध्याय 8 एक अद्भुत खजाना। अच्छा हुआ बुरा मान गए। जी यिचुआन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। यह मामला जी कबीले के अस्तित्व का है। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी गैरिसन जनरल को नाराज कर रहे हैं या नहीं? ठीक है। जी निंग, जी ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो और आह जिंग सभी ने सिर हिलाया। गैरिसन जनरलों के पास अपार शक्ति थी। स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के 6 आधिपत्यों को हर साल ग्रैंड जिया राजवंश को एक बड़ी राशि का कर देना पड़ता था। वे इसे सीधे स्वेलो माउंटेन शहर में पहुंचाते थे। कर वसूलने के अधिकार के अलावा गैरिसन जनरल निगरानी के लिए भी जिम्मेदार था। वह ग्रैंड जिया राजवंश की ओर से इस क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। निरीक्षण और कर संग्रह दोनों पर अधिकार। यदि वे वास्तव में झगड़ते तो ये चीजें भविष्य में जी कबीले को कष्ट पहुंचाती। लेकिन ये तो बस पीड़ा थी। पूरे कुल के संभावित विनाश की तुलना में यह कोई मायने नहीं रखता था। जब तक हम ग्रैंड जिया राजवंश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं हमें उनकी सुरक्षा प्राप्त रहेगी। वह एक गैरिसन जनरल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी नाइनफायर ने कहा, चूंकि सब लोग यहाँ हैं मैं आपको बता दूं कि मैंने स्नोड्रैगन पर्वत पर हमारी लड़ाई के लिए जगह पहले ही चुन ली है। चलो चलते हैं। हम स्नोड्रैगन माउंटेन से कहाँ युद्ध करेंगे? निंग ने पूछा। ऑक्सहॉर्न पर्वत 10,000 तलवारों के शहर के पास स्थित है, नाइनफायर ने कहा। ऑक्सहॉर्न पर्वत। निंग स्वाभाविक रूप से जी वंश के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों से बेहद परिचित था। नाइनफायर की बात सुनकर वह तुरंत समझ गया कि वे कहाँ होंगे। ऑक्सहॉर्न पर्वत 10,000 तलवारों के शहर से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। यह एक विशाल उजाड़ पर्वत था। चूंकि पर्वत की चोटी बैल के सींगों की तरह 2 भागों में बटी हुई थी इसलिए इसे ऑक्सहॉर्न पर्वत कहा जाता था। मैंने भी दूत भेजे हैं, नाइनफायर ने कहा। वे स्नोड्रैगन शहर की ओर पंख वाले जानवरों पर उड़ रहे हैं ताकि उन्हें सीधे सूचित कर सके कि हमारे जी कबीले ने ऑक्सहॉर्न पर्वत की तलहटी में एक भव्य संरचना स्थापित की है। जिस गति से मेरे दूत यात्रा कर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि लगभग 10 घंटों में वे स्नोड्रैगन पर्वत पर पहुंच जाएंगे। निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। 10 घंटे तो शायद कल दोपहर ही होगी। बात तो समझ में आती है। जिन पंख वाले जानवरों पर दूत उड़ रहे थे वे साधारण प्रशिक्षित जानवर थे। ये स्वाभाविक ही था कि उनकी तुलना जियांटियन स्तर के उड़ने वाले राक्षसों या जिफू शिष्यों से नहीं की जा सकती थी। मैं इस विस्मयकारी संरचना को इकट्ठा करूंगा और फिर हम तुरंत निकल पड़ेंगे। अचानक हमले के डर से नाइनफायर ने यहाँ संरचना स्थापित कर ली थी। फुश, एक विशाल लौकी प्रकट हुई।
जी निंग और बाकी 5 लोग, दोनों आत्मिक प्राणियों के साथ, लॉकी के ऊपर खड़े या बैठे थे। लॉकी तेज गति से आकाश में उड़ गई। ऑक्सहॉर्न पर्वत लगभग 300 किलोमीटर दूर था। वे कुछ ही पलों में वहां पहुंच गए। ठीक वहीं नाइनफायर ने उनके नीचे ऑक्सहॉर्न पर्वत की विभाजित चोटी की ओर इशारा किया। ऑक्सहॉर्न पर्वत पर उतरो, वहां से हम सब कुछ देख सकते हैं। और चूंकि आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी दृष्टि को अवरुद्ध कर सके। जब तक स्नोड्रैगन पर्वत के वे शिष्य आते रहेंगे, हम उन्हें तुरंत दूर से ही देख पाएंगे। निंग, यिचुआन और अन्य सभी ने सिर हिलाया। वाह, वे आसमान से उतरे, फिर लॉकी को दूर रख दिया। इस तरह नाइनफायर और बाकी लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। मैंने पहले ही 6 संरचनाएं तैयार कर ली हैं। ये संरचनाओं के विश्लेषण में मेरे सैकड़ों वर्षों के श्रमसाध्य शोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। नाइनफायर ने आसपास के क्षेत्र की ओर इशारा किया। मुझे इन संरचनाओं को स्थापित करने से पहले बस एक केतली चाय उबालने जितना समय लगेगा। अगर स्नोड्रैगन पर्वत के विशेषज्ञ, जो संरचनाओं के विशेषज्ञ हैं, इन्हें भेदने के लिए आते भी हैं, तो उन्हें शायद 6 संरचनाओं को भेदने में काफी समय लगेगा। उस दौरान हम संरचना की शक्ति का उपयोग करके एक के बाद एक चुपके से हमले और घात लगाकर हमला कर सकते हैं, जिससे उन्हें संरचनाओं को भेदने से रोका जा सके। हमारा लक्ष्य उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करने पर मजबूर करना है। मेरी गणना के अनुसार ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत 3 दिनों में आएंगे। अगर हम 3 दिन तक टिके रहे, तो दिव्य दूत के आते ही हमारी जीत हो जाएगी। ठीक है। दिव्य दूत के आने के बाद वे फिर कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दादी छाया ने भी सिर हिलाया। चाहे हम मर भी जाएं, हमें उन्हें हमारी संरचना को तोड़ने से रोकना होगा। ट्रूकीप ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। स्नोड्रैगन पर्वत के जिफू शिष्यों के एक बड़े समूह की तुलना में हमारी शक्ति, अगर हम उनसे सीधे लड़ें, तो हमारे लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा। हमें संरचनाओं पर निर्भर रहना होगा। उन्हें हमारी संरचनाओं को तोड़ने में जितना ज्यादा समय लगेगा, हमारी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। आदर्श रूप से हमें उन संरचना विशेषज्ञों से छुटकारा पा लेना चाहिए जिन्हें स्नोड्रैगन पर्वत ने आमंत्रित किया है। नाइनफायर ने सिर हिलाया। वे निश्चित रूप से अपने फॉर्मेशन विशेषज्ञों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हो सकता है कि वे हमारे सबसे शक्तिशाली हमलों के लिए भी विशेष रूप से तैयारी करें। ये बहुत संभव नहीं है कि हम फॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार पाएं। यिचुआन ने भी सिर हिलाया। चलो, देर करने की पूरी कोशिश करते हैं। 6 भव्य संरचनाएं। प्रत्येक संरचना में व्यवधान से जी कबीले के सामने आने वाले खतरे के स्तर में वृद्धि का संकेत मिलता था। कुलपति, निंग ने गंभीरता से कहा, मेरे पास भी एक भव्य संरचना है। हमारे कुल 7 स्वरूप माने जा सकते हैं। ओह, सबने निंग की ओर देखा। तुम्हारे पास एक शानदार संरचना है। नाइनफायर बेहद हैरान था। क्या ये बेईज़िशान की थी? बेईज़िशान स्नोड्रैगन पर्वत से आया था और उसके पास कुछ संरचनाएं तो होनी ही चाहिए थीं। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन मन ही मन नाइनफायर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से बेईज़िशान एक शौकिया था, जबकि उसने, नाइनफायर ने, अपने पास उपलब्ध सबसे उत्तम संरचनाओं और जीवंश के खजानों के आधार पर ये 6 संरचनाएं चुनी थीं। नहीं, निंग ने सिर हिलाया। एक बार मेरी किस्मत ने कमाल कर दिया था और उससे मुझे जो सबसे कीमती चीज मिली, वह थी यह भव्य संरचना। क्या किस्मत का कमाल है? वे सब दंग रह गए। यिचुआन ने निंग को घूरा। यिचुआन की पहली प्रतिक्रिया ये सोचने की थी कि निंग सरपेंटविंग झील में कैसे गायब हो गया था। उस समय वह और उसकी पत्नी कई दिनों से परेशान थे। यिचुआन ने कहा, जी निंग को सचमुच किस्मत का कमाल मिला है, जिससे वह बाल बाल बच गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसने इससे एक शक्तिशाली जादुई खजाना हासिल कर लिया है। निंग ने सिर हिलाया। कुलपति, देखिए। निंग ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उनके ऊपर एक काली रोशनी प्रकट हुई, जो अतुलनीय रूप से जटिल, अद्भुत जादुई रूनों से ढकी हुई थी। ये ड्रैगन मोती और 4 काले तराजू थे। उन्होंने आसपास के स्थान को काले कोहरे से भर दिया। उन्हें देखकर ही, खासकर ड्रैगन मोती के भीतर धुंधली ड्रैकोनिक छाया की राजसी उपस्थिति को देखते हुए, नाइनफायर और अन्य लोगों को अतुलनीय आनंद का अनुभव हुआ। ड्रैगन मोती, नाइनफायर ने आश्चर्य से पुकारा। क्या इसके अंदर ड्रैगन की आत्मा है? इन रूनों को देखो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस खजाने के ऊपर जितने खूबसूरत रून देखे हैं, उतने कभी नहीं देखे। दादी साया तराजू को गौर से देख रही थी। कितने जटिल रन हैं। नाइनफायर भी दंग रह गया। निंग ने कहा, कुलपति, एक बार आप इसे बांध लेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं इसे कैसे बांध सकता हूँ? ऐसा खजाना, हमारा जी कबीला हजारों सालों से ऐसे खजाने के बिना ही अस्तित्व में है। नाइनफायर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जी कबीले के पास अपने महत्वपूर्ण कुल रक्षा करने वाले खजाने थे, वे आमतौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाले दाव मोहरे वगैरह थे। उनके पास ऐसा अतुलनीय कीमती खजाना कैसे हो सकता है, जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके? ये खजाना ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल हमारे कबीले के लोग कर सकें। आमतौर पर हमें डर होता है कि कोई इसे चुराने आएगा। हालांकि अब जब हमारा जी कबीला विनाश का सामना कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी, जी निंग, बेहतर होगा कि आप ही इस जादुई खजाने को बांधें। कुलपति, क्या आपने नहीं कहा था कि जैसे ही हालात खतरनाक हो जाएंगे, मुझे तुरंत वहां से चले जाना होगा? निंग ने बेबसी से कहा। अगर मैं चला गया, तो क्या मुझे अपने साथ यह संरचना भी ले जानी होगी? ओह, नाइनफायर थोड़ा हिचकिचाया, फिर दांत पीस लिए। ठीक है, मैं इसे बांध दूंगा। अभी तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये देखते हुए कि उसके कबीले का विनाश निकट था, नाइनफायर संकोच नहीं करेगा।
हालांकि वह कारीगरी, रूनों और प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता से यह बता सकता था कि यह जादुई खजाना अत्यंत कीमती था। फुसफुसाओ, नाइनफायर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तात्विक ऊर्जा की एक बार ड्रैगन मोती और 4 ड्रैकोनिक तराजू में प्रवाहित हुई। इस खजाने में की का कोई अवशेष नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आसानी से बंध गया। एक अद्भुत खजाना, एक अद्भुत खजाना। जैसे ही नाइनफायर ने उसे बांधा, उसे तुरंत खजाने के राज समझ में आने लगे और उसकी आंखें पूरी तरह घूम गईं। ये तो बहुत यद्यपि वह जानता था कि यह एक उत्कृष्ट खजाना होगा, फिर भी नाइनफायर स्तब्ध था। कुलपति, बड़ा भाई, दादी छाया, यिचुआन और अन्य सभी ने कुलपति की ओर देखा। क्या ही शानदार खजाना है। नाइनफायर ने आंखें मूंद कर देखा। उसने उत्साह से कहा, मेरे जी कबीले को अब उम्मीद है, अब उम्मीद है। हमारे पास एक मौका है, एक सच्चा मौका। ये कैसा खजाना है, जल्दी से बताओ, मैं इसे सुनने के लिए बेचैन हूँ। दादी साया ने जल्दी से कहा। नाइनफायर ने अतुलनीय उत्साह के साथ कहा, इस भव्य संरचना के 5 भाग हैं। मैं इन सभी को अकेले नियंत्रित कर सकती हूँ, लेकिन मुझे 4 ज़िफू शिष्यों की सहायता की आवश्यकता है। चारों ज़िफू शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया जाएगा। एक ज़िफू शिष्य ड्रैगन हेड संरचना का केंद्र बनेगा, एक ड्रैगन बॉडी संरचना का केंद्र होगा, एक ड्रैगन टेल संरचना का केंद्र होगा, जबकि एक ड्रैगन क्लॉ संरचना का केंद्र होगा। स्वाभाविक रूप से मैं केंद्र में पहरा दूंगी और ड्रैगन मोती को नियंत्रित करूंगी। जब समय आएगा तो उन 5 ज़िफू शिष्यों के लिए जिन्होंने इस संरचना की स्थापना की है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाओ सैनिकों की तरह वे एक दूसरे की तात्विक ऊर्जा को साझा और उधार ले सकेंगे। अगर किसी पर भी हमला होता है तो वह पूरी संरचना में सभी पर फैल जाएगी और सबसे पहले संरचना द्वारा ही कमजोर की जाएगी, फिर 5 उपयोगकर्ताओं में बंट जाएगी। ये सुनकर ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो और अन्य सभी उत्साहित हो गए। अपनी मौलिक ऊर्जा और रक्षात्मक शक्ति को संयोजित करने में सक्षम होना उनके लिए पहले से ही उत्साहित होने लायक था। इसका मतलब था कि उन सभी की ताकत बढ़ गई थी। लेकिन ये तो बस पहला फायदा है, नाइनफायर ने उत्साह से कहा। इसके अंदर और भी पेचीदगियां हैं। मैं अभी उनकी पूरी जांच नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ड्रैगन आत्मा। जब समय आएगा तो हमें खुद पर हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमले करने के लिए ड्रैगन आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डोंग ज़िकी के 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना जैसा ही है, बस हमारी यह संरचना उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट है। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं इसे तुरंत सेटअप करने जा रहा हूँ। मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके अंदर की बारीकियों से परिचित होना है। नाइनफायर अतुलनीय रूप से उत्साहित था। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी ने सिर हिलाया। निंग ने भी सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की संरचना के लिए उपयोगकर्ता को संरचना की बहुत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। केवल उच्च स्तर की समझ ही संरचना पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान कर सकती है। प्रतिभा के मामले में नाइनफायर भले ही निंग से बेहतर न हो, लेकिन वह सदियों से संरचनाओं का अध्ययन कर रहा था और इसलिए संरचनाओं को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के मामले में वह निंग के समान ही था। ठीक है निंग, इस संरचना का नाम क्या है? नाइनफायर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। मैंने इतनी जटिल, उत्कृष्ट संरचना पहले कभी नहीं देखी। ये संरचना मेरी बाकी सभी 6 संरचनाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन, निंग ने कहा। नेदरवम हेवनलॉक संरचना, नाइनफायर ने ये बुदबुदाया, फिर एक प्रकाश किरण में परिवर्तित होकर उड़ान भरते हुए संरचना स्थापित की। नेदरवम हेवनलॉक संरचना को पहले से ही स्थापित करना आवश्यक था। ड्रैगन मोती को हर समय साथ रखा जा सकता था, लेकिन 4 ड्रैगन तराजू पहले से ही नीचे रखे जाने थे। समय मिनट और सेकंड के हिसाब से बीतता गया। अब रात का अंधेरा हो गया था। जी कबीले ने यहाँ ऑक्सहॉर्न पर्वत पर अपनी संरचनाएं स्थापित की। उनमें प्रशिक्षण लिया और नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना से और अधिक परिचित हुए। इससे वे सभी खुशी से नाच उठे। तो यह ऐसा ही है, कितना अविश्वसनीय है। हम नेदरवाइम को हमला करने की इजाजत दे सकते हैं। हम में से बाकी लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। हम नेदरवाइम के पंजे या पूंछ में भी बदल सकते हैं और सक्रिय रूप से हमला कर सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत रूप से हमला करेंगे तो नेदरवाइम और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। ट्रूकीप अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसने ऐसा अद्भुत स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना में आकाश और पृथ्वी बंद हैं, जिससे सब कुछ भ्रमपूर्ण लगता है। यह अब तक देखी गई सबसे चमत्कारी और विस्मयकारी संरचना है। अगर हम हमला करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम पीछे हटना चाहें तो हम भ्रम के पीछे छिप सकते हैं ताकि स्नोड्रैगन पर्वत हमें ढूंढ न सके। नाइनफायर जोर से हंसा। निंग भी उत्साहित था। हालांकि यही उसकी उम्मीद थी, लेकिन उनके परीक्षणों के दौरान वह एक साधारण प्रारंभिक ज़िफू शिष्य पूरे भव्य गठन की संयुक्त तात्विक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था और कुलपति और अन्य शीर्ष ज़िफू शिष्य थे। गठन की सभी तात्विक ऊर्जा का उपयोग करते समय निंग के पास किसी भी शीर्ष ज़िफू शिष्य की तुलना में अधिक तात्विक ऊर्जा थी। अपने छोटे 1000 तलवारों वाले गठन को स्थापित करने में इतनी अधिक की का उपयोग करने का मतलब था कि शक्ति और भी अधिक होगी। तो फिर आओ, स्नोड्रैगन माउंटेन। निंग आत्मविश्वास से भर गया। पुस्तक 6, अध्याय 9, स्नोड्रैगन पर्वत का संयोजन। दोपहर, सुनहरा कौवा, सूर्य आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। जब जी नाइनफायर, जी निंग और अन्य लोग इस भव्य संरचना की तैयारी और उससे परिचित हो रहे थे, तब स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के स्नोड्रैगन शहर ने स्नोड्रैगन माउंटेन के कई ज़िफू शिष्यों को पहले ही बुला लिया था। स्नोड्रैगन माउंटेन के ऊपर हवा में एक विशाल कालीन बिछा था,
जिस पर कई कुर्सियां, फलों की थालियां, शराब और बहुत कुछ रखा हुआ था। सभी साधक पद्मासन में बैठे थे, गिलास टकरा रहे थे और टोस्ट का आदान प्रदान कर रहे थे। वे बिल्कुल सहज थे। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई डोंगजिकी ने इस बार सचमुच काफी लोगों को आमंत्रित किया है। उन्होंने स्वेलो माउंटेन के आसपास के इलाकों में रहने वाले हमारे सभी साथी प्रशिक्षुओं को आमंत्रित किया है। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपने हाथों में शराब का एक प्याला लिए हुए थे और अपने बगल में बैठे एक चांदी के बालों वाले साधक से बातें कर रहे थे। अभी कुछ ही देर हुई है, लेकिन 10 से ज्यादा जिफू शिष्य आ चुके हैं। जितने ज्यादा जिफू शिष्य आएंगे, स्नोड्रैगन पर्वत पर संयुक्त तकनीकों का इस्तेमाल करना हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। चांदी के बालों वाला आदमी हंसा। इतने सारे लोगों के साथ, चाहे उस छोटे से जी कबीले के पास कितनी भी चालें क्यों न हो, जब हम उनके खिलाफ एकजुट होंगे तो हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। एक छोटे से जी कुल से निपटने के लिए हमें इतने सारे जिफू शिष्यों की क्या जरूरत पड़ सकती है? लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ कुछ पुण्य कमाने के लिए आया था। तात्विक अयस्क खदान पर कब्जा करने के बाद मुख्य संप्रदाय निस्संदेह उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। उनके जैसे प्रतिभागियों को उनके योगदान के आकार के आधार पर पुण्य दिए जाएंगे। दुर्भाग्य से इतने सारे साधकों की उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़े कम पुण्य अर्जित करने होंगे। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, मेजबान होने के नाते डोंगजिकी स्वाभाविक रूप से हाथ में शराब का गिलास लिए घूम रहे थे और सबके साथ बातें कर रहे थे। अपने साथी प्रशिक्षुओं के बीच वह काफी प्रसिद्ध और दुर्जेय माने जाते थे और एक असाधारण व्यक्तित्व के माने जा सकते थे। हर कोई उन्हें मुंह की खानी देता था। फिर भी डोंगजिकी अपना ज्यादातर समय जेड चाइल्ड के साथ ही बिताते थे। जेड चाइल्ड का चेहरा सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। कमल की मुद्रा में बैठे हुए उसकी अपनी अनोखी दबंग आभा थी। पास ही का लैंडवम सिकुड़कर कुछ दर्जन मीटर का रह गया था और वहीं पड़ा मांस खा रहा था। डोंगजिकी के बगल में 3 काफी मजबूत साथी शिष्य थे। अब जब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड यहाँ आ गया है तो जी कबीला चाहे कोई भी चाल चले, सब बेकार रहेगा। दरअसल हमें बस कुछ सैन्य योग्यताएं इकट्ठा करनी हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैंने आपको आखिरी बार 30 साल से भी पहले देखा था। वे सभी आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे की चापलूसी और प्रशंसा करने लगे। आखिरकार उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति जेड चाइल्ड शक्ति के मामले में एक साधारण वांशियांक सिद्ध से सीधे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अपनी दिव्य क्षमता के बल पर वह जिफू शिष्यों को मुर्गियों की तरह आसानी से मार सकता था। इसके अलावा उन सभी ने सुना था कि कैसे जेड चाइल्ड ने सफलता पाने की उम्मीद में खुद को एकांत में रखा था। अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो एक बात थी, लेकिन अगर मिलती भी तो वह वांशियांक सिद्ध के यहाँ एक फेंट गॉड साधक बन जाता। तब तक जेड चाइल्ड का रुतबा आसमान छू जाएगा और वह मुख्य संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें शुरू से ही उससे दोस्ती करनी होगी। डोंगजिकी अचानक आसमान की ओर देखने के लिए मुड़ा। दूर से एक फर वस्त्रधारी व्यक्ति एक पंख वाले जानवर पर सवार दिखाई दे रहा था। पंख वाला जानवर एक साधारण जानवर था, कोई जियांटियन स्तर का दिरे मॉन्स्टर नहीं। फर वस्त्रधारी व्यक्ति ने पुकारा, स्नोड्रैगन पर्वत के साधकों, मैं अपने कुलगुरु के आदेश पर एक संदेश देने आया हूँ। हमारे जी कुल के कुलगुरु और अन्य जिफू शिष्यों ने 10,000 तलवारों वाले शहर से 800 किलोमीटर दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत पर एक भव्य सेना का गठन किया है। स्नोड्रैगन पर्वत, हम इसे तोड़ने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोलने के बाद फर पहने आदमी उस पंख वाले जानवर पर सवार होकर उड़ गया। घमंडी छोटा सा आदमी, देखो मैं इससे कैसे निपटता हूँ, त्रिकोणीय पुतलियों वाले एक जिफू शिष्य ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, जैसे कि कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा हो। अपना हाथ रोको, एक शांत आवाज गूंजी। जिफू शिष्य ने मुड़कर देखा। वक्ता वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड थे, जो सम्मानपूर्वक बैठे थे। उन्होंने तुरंत हमला करने की हिम्मत नहीं की। हम सभी अमर साधकों के मार्ग पर चल पड़े हैं, जबकि वह एक संदेशवाहक केवल एक नश्वर है। यदि आप उसे मारने के लिए स्वयं को नीचा दिखाते हैं तो क्या आप हमारे स्नोड्रैगन पर्वत की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं कर रहे होंगे? जेड चाइल्ड ने शांति से कहा। उनका छोटा सा जी कबीला बेशर्मी से एक भव्य संरचना बनाने और हमें उसे तोड़ने के लिए कहने की हिम्मत करता है, तब हमारा स्नोड्रैगन पर्वत अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करेगा और एक विस्मयकारी प्रदर्शन में उन सभी को कुचलकर मार डालेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सही कह रहे हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की बातें उचित हैं। हमारी शक्ति जी कुल से कहीं ज्यादा है। हमारे लिए खुलकर और निष्पक्ष होकर काम करना ही सही रास्ता है। सभी जिफू शिष्यों ने जल्दी से प्रशंसा के कुछ शब्द कहे। जेड चाइल्ड ने आगे कहा, हालांकि जी कबीले द्वारा हमें सीधे सूचित करने का मतलब है कि उनके पास जरूर कोई चाल है। ये कबीले हजारों सालों से यहाँ जमे हुए हैं। हो सकता है कि उनके पास कुछ शक्तिशाली तकनीकें हों। साथी प्रशिक्षुओं, लापरवाही मत करो, सावधान और सतर्क रहो। अगर हम सतर्क रहेंगे तो अपनी शक्ति के बल पर जी कबीले का सफाया करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, सभी ने सिर हिलाया, मानो उन्हें कोई उपदेश दिया गया हो। दरअसल उनमें से कौन ये बात पहले से नहीं जानता था, लेकिन चूंकि जेड चाइल्ड बोल रहा था, इसलिए उनके पास आज्ञाकारी होकर सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगभग 4 घंटे और बीते और जिफू शिष्यों की एक और कतार आ गई। कुल मिलाकर 3 और। ये 3 नए जिफू शिष्य जो दौड़े दौड़े यहाँ आए थे,
इतने सारे साथी प्रशिक्षुओं को देखकर और खास तौर पर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड को देखकर स्वाभाविक रूप से जेड चाइल्ड को अपना नेता स्वीकार कर लिया। हालांकि कई जिफू शिष्यों ने आगे बढ़कर जेड चाइल्ड से कुछ शब्द कहे, लेकिन जेड चाइल्ड ने बस कुछ ही सहज उत्तर दिए। हर्म, दूर आसमान की ओर देखते हुए जेड चाइल्ड की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ में रखा जानवर की खोपड़ी का प्याला भी नीचे रख दिया। दूर आसमान में एक सफेद परी सारस उतर रहा था। उसके ऊपर 2 जिफू शिष्य बैठे थे। एक म्यूज था जो स्नोड्रैगन पर्वत के अन्य शिष्यों को निमंत्रण देने गया था। दूसरे ने साधारण फर के कपड़े पहने हुए थे। इस साधक के बाल खुले थे और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसे देखते ही लोग अनजाने में ही शांत हो जाते थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ आ गए हैं। डोंग जिकी जल्दी से उठे। आओ चलो जूनियर प्रशिक्षु भाई जिदाओ का अभिवादन करते हैं। जेड चाइल्ड खड़ा हो गया। जेड चाइल्ड जिदाओ का स्वागत करने के लिए उठे, जिससे स्वाभाविक रूप से आसपास के जिफू शिष्य भी उठ खड़े हुए। उन्होंने भी बहुत गर्मजोशी और स्वागत के साथ व्यवहार किया। नोंग जिदाओ, यह एक विस्मयकारी व्यक्तित्व था जो पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में जाना जाता था। जेड चाइल्ड स्वयं एक दुष्ट साधक था जो अंततः स्नोड्रैगन माउंटेन में शामिल हो गया। जहां तक जिदाओ की बात है, उसने बचपन में स्नोड्रैगन माउंटेन में प्रशिक्षण लिया था और वह स्नोड्रैगन माउंटेन के अत्यंत शक्तिशाली नोंग वंश का सदस्य था। स्नोड्रैगन मेंबर के युवा सदस्यों के बीच वह अपनी संरचनाओं में दक्षता के लिए काफी प्रसिद्ध था और जिसकी रिफाइनिंग तकनीक में उसने प्रशिक्षण लिया था वह भी अत्यंत उत्कृष्ट थी। भविष्य में उसे वांशियांक सिद्ध बनने का अवसर मिलेगा। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे व्यक्ति को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना काफी कठिन होना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंग जिकी नोंग जिदाओ को भी आमंत्रित कर पाएगा। जिफू शिष्य सभी काफी आश्चर्यचकित थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई जिदाओ, जेड चाइल्ड हंसा और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। जूनियर प्रशिक्षु भाई, मुझे लगा था कि आपके आने में काफी समय लगेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड दिव्य हंस कालीन पर उतरा और नोंग जिदाओ नीचे उतरा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, ये सुनकर कि आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं और कुछ पुण्य अर्जित करने का अवसर दे रहे हैं, मैं निश्चित रूप से धीमा होने की हिम्मत नहीं करूंगा। ट्रेन मेरे साथ आगे चल रहा था, इसलिए मैं हमारे अन्य साथी प्रशिक्षुओं की तुलना में बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। वे दोनों आपस में बातें करते रहे, किसी और पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अन्य जिफू शिष्यों को लगा कि यही उचित है। जूनियर प्रशिक्षु भाई जिकी, नोंग जिदाओ ने पास खड़े डोंग जिकी की ओर देखा। इस बार तुमने एक महान कार्य किया है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, आपके आने से अब मैं और भी ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहा हूँ, डोंग जिकी ने जल्दी से कहा। इससे पहले वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और मैं दोनों ही उन संरचनाओं को लेकर चिंतित थे। हालांकि जी कबीला एक छोटा सा कबीला है, लेकिन उनका इतिहास हजारों सालों का है। अपने कुल के अस्तित्व की रक्षा के लिए वे जो संरचनाएं स्थापित कर रहे हैं वे निश्चित रूप से असाधारण होंगी। इससे पहले मैं चिंतित था, लेकिन आपके आने से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ सब कुछ आसान हो जाएगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ के यहाँ आने से छोटे जी कबीले की संरचनाएं शीघ्र ही टूट जाएंगी, जल्दी और आसानी से। जिफू के सभी शिष्य हंसने लगे और प्रशंसा में आहें भरने लगे। नोंग जिदाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मुख्य संप्रदाय वास्तव में उसकी संरचनाओं में विशेषज्ञता की बहुत कद्र करता था, लेकिन वह अभी भी एक साधारण जिफू शिष्य था, अभी तक वांजियांक सिद्ध नहीं हुआ था और इस प्रकार उसका दर्जा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। हालांकि जेड चाइल्ड की बात करें तो अपनी दिव्य क्षमता के बल पर वह एक वांजियांक सिद्ध की शक्ति से लड़ने में सक्षम था। चूंकि जेड चाइल्ड ज्यादा बूढ़ा नहीं था और सफलता हासिल करने में सक्षम था, इसलिए जिदाओ निश्चित रूप से जेड चाइल्ड से दोस्ती करना चाहता था। यह मिशन बिल्कुल सरल था, लेकिन इसके कई संभावित लाभ थे। बेशक उसे आना ही था। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, आपके यहाँ होने से हमारे पास कुल 19 जिफू शिष्य हैं। जेड चाइल्ड ने आसपास के लोगों पर नजर डाली। अगर हम मेरे लैंडवम और आपके उस परी सारस को भी शामिल कर लें तो कहा जा सकता है कि हमारे पास वास्तव में 21 जिफू शिष्य हैं। सबने सिर हिलाया। जेड चाइल्ड ने फिर नोंग जिदाओ की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और उन्होंने एक साथ फैसला कर लिया। हमारे पास शक्ति का पूर्ण लाभ है और संरचना भंग के लिए हमारे पास कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ है, जेड चाइल्ड ने कहा। चूंकि यह स्थिति है, इसलिए हमें अब और देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब ऑक्सहॉर्न पर्वत के लिए निकलते हैं। जहां तक बाद में आने वाले साथी प्रशिक्षुओं की बात है, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिकी, आप उनके स्वागत के लिए किसी का इंतजाम कर दीजिए, फिर उन्हें बता दीजिए कि हम ऑक्सहॉर्न पर्वत पर जा चुके हैं। ठीक है, डोंग जिकी ने जल्दी से जवाब दिया। चूंकि जेड चाइल्ड और जिदाओ ने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए देर से आने वालों की ज्यादा हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, चलो चलें। इतने सारे सहयोगियों की उपस्थिति में हमारे पास जीवंश का सफाया करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। हमारे पास वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और जिदाओ भी हैं। सब कुछ तय है। सभी जिफू शिष्यों ने प्रशंसा और अनुमोदन में अपनी बात रखी। जितने ज्यादा जिफू शिष्य आएंगे, उतने ही ज्यादा लोग अर्जित पुण्य बांटेंगे। अगर वे अभी निकल पड़ें और तुरंत जी कुल का नाश कर दें तो उन्हें ज्यादातर पुण्य मिलेंगे और देर से आने वालों को ज्यादा से ज्यादा कुछ न कुछ मिलेगा। डोंग जिकी ने स्नोड्रैगन शहर में अपने कुल के लोगों से सीधे संपर्क किया। यहाँ शहर में रुको, जब हमारे साथी आ जाएं तो बस इतना कहना कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और जिदाओ हम बाकी लोगों को ऑक्सहॉर्न पर्वत पर ले गए हैं। हाँ कुलपति। शहर के भीतर जियांटियन जीवन रूपों ने बाद में आने वाले जिफू शिष्यों का स्वागत करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। चलो चलें,
डोंग जिकी हंसा। वाह! कालीन तुरंत ही दूर उड़ गया। जिफू शिष्यों का ये समूह उस पर बैठा रहा और अपने पेय पदार्थ पीता रहा। वे बिल्कुल निश्चिंत थे। उनके लिए ऑक्सहॉर्न पर्वत की यह यात्रा एक भ्रमण यात्रा से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो अतुलनीय रूप से सुकून देने वाली थी। ऑक्सहॉर्न पर्वत। सूरज पश्चिमी पहाड़ों पर पहुंचकर ढलने लगा था। सूरज की रोशनी ने दुनिया को अपनी चमक से नहला दिया था, जिससे वीरान जंगल और ऑक्सहॉर्न पर्वत लाल धुंध की एक परत से ढक गए थे। जी कबीले के विशेषज्ञ पहले ही इस संरचना से परिचित हो चुके थे और अब आराम कर रहे थे। उनकी आंखें आत्मविश्वास और उत्सुकता से भरी हुई थीं। अगर इससे पहले वे मौत से लड़ने के लिए तैयार थे या शायद मानसिक रूप से भी मरने के लिए तैयार थे, तो अब कहा जा सकता है कि उन्हें स्नोड्रैगन पर्वत को टक्कर देने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। नाइनफायर ने कहा, जब तक उनके कुछ दर्जन जिफू शिष्य नहीं मर जाते, वे इस संरचना को तोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। उनके शब्द आने वाले युद्ध के लिए उत्सुकता से भरे थे। ये शक्तिशाली संरचना, यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगी कि स्नोड्रैगन पर्वत के जिफू शिष्यों का एक बड़ा समूह इसके भीतर नष्ट हो जाएगा। द्रवीकृत तात्विक सार की यह बोतल। निंग अपने कुल के लोगों से बात करते हुए जेड की बोतल पकड़े हुए था। इससे पहले प्रशिक्षण के दौरान मैंने केवल 30% ही इस्तेमाल किया था। अभी भी इसका काफी हिस्सा बचा है। स्नोड्रैगन पर्वत के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा जी कुल जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता। द्रवित तात्विक सार की यह बोतल बहुत काम आएगी। कुलपिता, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही निंग बोल रहा था, ट्रूकीप अचानक चिल्लाया, देखो, उत्तर की ओर देखो। हर्म, सभी लोग देखने लगे। ऑक्सहॉर्न पर्वत की चोटी पर खड़े होकर वे देख पा रहे थे कि दूर आसमान में एक विशाल कालीन बिछा हुआ था। कालीन के ऊपर मेजें और कुर्सियां थीं और एक के बाद एक जिफू शिष्य या तो पद्मासन में बैठे थे या फिर शराब पीते हुए बिल्कुल आराम से बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक कालीन के बिल्कुल सामने खड़ा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यह डोंग जिकी ही था। पुस्तक 6, अध्याय 10, संपर्क। डोंग जिकी कालीन पर खड़ा दूर तक देख रहा था। दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत हमेशा की तरह वैसा ही दिख रहा था, बेहद शांत। प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और जिदाओ, डोंग जिकी ने जल्दी से पुकारा। ऑक्सहॉर्न पर्वत आगे है, लेकिन पहली नजर में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुरंत जिफू शिष्यों का एक समूह उठ खड़ा हुआ, जिसमें जेड चाइल्ड और जिदाओ सबसे आगे थे। वे कालीन के किनारे खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। नोंग जिदाओ हंसने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था। हालांकि बाहर से देखने पर पता नहीं चलता, लेकिन एक बार जब आप ध्यान से जांच करेंगे कि क्या हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। वाह! विशाल कालीन तेजी से नीचे उतरा और ऑक्सहॉर्न पर्वत से ज्यादा दूर नहीं, एक वीरान जमीन पर गिर पड़ा। जिफू शिष्यों का ये समूह दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर देखते हुए सिर उठाकर चल पड़ा। स्नोड्रैगन पर्वत के सदस्यों, हमारा जी कबीला यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा है। दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत से एक वीरतापूर्ण, शक्तिशाली आवाज आई। तो वे सचमुच पहाड़ की चोटी पर हैं। डोंग जिकी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, ये जी वंश के कुलपति नाइनफायर की आवाज है। ये बूढ़ा बहुत चालाक है और यह संरचनाओं और विश्व में निपुण है। जेड चाइल्ड ने शांति से कहा, एक बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं। उसे मारना मुर्गे को मारने जैसा है। हालांकि किसी का इतना साहसी होना काफी प्रभावशाली है। नोंग जिदाओ भी हंसा। यहाँ ऑक्सहॉर्न पर्वत पर एक भव्य संरचना स्थापित की गई है। अंदर क्या खतरे और जाल हैं, ये जानने का कोई तरीका नहीं है। चांदी के बालों वाले जिफू शिष्य ने चिंतित होकर कहा, हमें क्या करना चाहिए? त्रिकोणीय पुतलियों वाले अभ्यासी ने ठंडी सांस ली। हम क्या कर सकते हैं? इस संरचना को तोड़ने के लिए हमें पहले इसका परीक्षण करना होगा और देखना होगा कि इसमें क्या क्या बारीकियां हैं। एक के बाद एक जिफू शिष्य इस बात पर चर्चा करने लगे कि उन्हें इसका परीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। नोंग जिदाओ धीरे से हंसा। यह विस्मयकारी संरचना बिल्कुल साधारण है। ऑक्सहॉर्न पर्वत के चारों ओर व्याप्त तात्विक ऊर्जा तरंगों को देखकर ही मुझे हमारे सामने मौजूद इस विस्मयकारी संरचना के पीछे के रहस्यों का पता चल गया है। सारस, जाओ और इस संरचना को तोड़ दो। नोंग जिदाओ ने अपने आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से सारस को इस संरचना को तोड़ने के रहस्यों से अवगत कराया। परी सारस धुंधली सी हो गई, फिर एक सफेद वस्त्रधारी युवती में बदल गई। सफेद वस्त्रधारी युवती 18 साल की लड़की लग रही थी, जवान और मनमोहक। गुरु, जरा रुकिए, मैं जाकर इस संरचना को तोड़ती हूँ। सफेद वस्त्रधारी युवती तुरंत एक प्रकाश किरण में बदल गई और ऑक्सहॉर्न पर्वत की तलहटी की ओर उड़ गई। उसने उस दल में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि अपने हाथों में एक लंबा काला चाबुक थाम लिया। चाबुक से प्रहार करते ही वह अचानक फैल गया, दल में घुस गया और फिर दल के झंडे को अतुलनीय सटीकता से लपेट लिया। और फिर एक झटके से उसने उसे बाहर खींच लिया। अच्छा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ का आत्मिक जानवर वास्तव में असाधारण है। बहुत अच्छा टूटा, सबने बधाई दी। अपनी तरफ से उन्होंने बस एक लंबा चाबुक उस संरचना में घुसते देखा और चाबुक का वह हिस्सा गायब हो गया। जब तक चाबुक वापस लौटा, वह एक संरचना के झंडे में लिपटा हुआ था। जैसे ही एक संरचना का झंडा बाहर निकाला गया, तुरंत ही वह भयावह संरचना टूट गई और पूरा ऑक्सहॉर्न पर्वत थोड़ा बदल गया और पहाड़ की चोटी पर कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। जी वंश, म्यूज ने तुरंत उन 6 लोगों को देखा जिनमें वह युवक भी था। जी वंश की वह प्रतिभाशाली महिला जी निंग भी यहाँ है। सक्रिय करें। दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत की चोटी पर नाइनफायर ने अचानक जोर से चीख मारी और देखते ही देखते घना कोहरा छा गया, जिसने पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को घेर लिया। हर तरफ काला कोहरा छा गया और कुछ देर के लिए अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी,
सफेद वस्त्रधारी युवती प्रकाश की एक किरण की तरह पीछे की ओर उड़ी। मैं बाल बाल बच गई। जैसे ही मैंने एक संरचना का झंडा हटाया, एक और संरचना तैयार हो गई। मेरे लिए बाकी संरचना के झंडे हटाना संभव नहीं था। तुम्हारे लिए एक को बाहर निकालना ही काफी है। वह हैरान करने वाली संरचना पहले ही टूट चुकी है। नोंग जिदाओ शांति से हंसा। लगता है इस जी कबीले ने काफी संरचनाएं तैयार की हैं। बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी खास उच्च स्तरीय संरचना नहीं है। पास खड़े जेड चाइल्ड ने कहा, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, जब संरचनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने की बात आती है तो जीववंश आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? अगर वे ऐसी संरचना बनाने में सक्षम होते जिसे आप, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, भी उच्च श्रेणी का मानते तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता। हमारे सामने स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमें इस अगले गठन को कैसे तोड़ना चाहिए? जूनियर प्रशिक्षु भाई जिदाओ, इस कोहरे के भीतर कुछ भी देख पाना कठिन है। जिफू के सभी शिष्य नोंग जिदाओ की ओर देखने लगे। नोंग जिदाओ ने भी अपना सिर हिलाया। पिछली दृष्टि भ्रमित करने वाली संरचना को तोड़ना आसान था, हालांकि हमारे सामने वाली संरचना थोड़ी कठिन है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जी कबीले ने संरचनाओं की परतें, संरचनाओं के भीतर संरचनाएं स्थापित कर दी हैं। हम इस धुंधली संरचना को सिर्फ बाहर से देखकर कैसे तोड़ सकते हैं? ज्यादा संभावना है कि केवल आदिम ताओवादी स्तर का कोई व्यक्ति ही इस संरचना के भ्रम को एक नजर में देख पाएगा। तो फिर हम, जेड चाइल्ड ने नोंग जिदाओ की ओर देखा। भ्रमों की जांच करो, नोंग जिदाओ ने कहा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हमारे 19 जिफू शिष्यों के समूह को 2 टुकड़ियों में बांट देना चाहिए। हम पहले 12 जिफू शिष्यों के एक समूह को दल में शामिल होने के लिए भेजेंगे। इन 12 साथी प्रशिक्षुओं को अपने मिशन को अंजाम देते समय अलग नहीं होना चाहिए, वरना वे अलग हो जाएंगे और मारे जाएंगे। 12 जिफू शिष्य, जी कबीले में चाहकर भी लड़ने की ताकत नहीं होगी। नोंग जिदाओ ने डोंग जिकी की ओर देखा। जूनियर प्रशिक्षु भाई जिकी, इस बार आपकी स्वेलो माउंटेन शाखा ने सभी को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए आपको हमारे 11 साथियों का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, डोंग जिकी ने तुरंत सहमति दे दी। नोंग जिदाओ ने तुरंत नाम बताना शुरू कर दिया। अंततः 12 जिफू शिष्यों के नाम बता दिए गए, जिनमें डोंग जिकी भी एक था। मेरे 12 साथी प्रशिक्षुओं, कृपया पहले आगे बढ़ें। नोंग जिदाओ ने हाथ हिलाया और 3 जेड तावीज डोंग जिकी और 2 अन्य लोगों की ओर उड़े। ये 3 जेड तावीज मैंने खुद गढ़े हैं। जब तक तुम मेरे पास रहोगे, मैं इन्हें भांप सकूंगा। साथी प्रशिक्षुओं, कृपया पहले इस संरचना में प्रवेश करो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और मैं बाद में आएंगे, और फिर हम अलग अलग इस संरचना का परीक्षण करेंगे। मैं सभी के स्थानों का भांप सकूंगा, इसलिए फिर से मिलना आसान होगा। उत्कृष्ट। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ वास्तव में बहुत सावधान हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे सभी बहुत आत्मविश्वासी थे। मुख्य संप्रदाय के शिष्य होने के नाते वे सभी संयुक्त आक्रमणों में कुशल थे। हर 6 साथी शिष्य एक संयोजन बना सकते थे। 9, 10 या 12 शिष्य भी संयोजन बनाने में सक्षम थे। अगर मुख्य संप्रदाय के हजारों शक्तिशाली जिफू शिष्य एक संयुक्त संयोजन में एकजुट हो जाएं, तो वे एक आदिम ताओवादी को भी कड़ी टक्कर दे सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से पूर्वापेक्षा ये थी कि उन सभी को संयोजन संरचनाओं की पेचीदगियों को समझना होगा। संरचना जितनी बड़ी होगी, जटिलता का स्तर उतना ही अधिक होगा। हजारों जिफू शिष्यों को एक संयोजन संरचना में ढालने के लिए कई वर्षों के प्रशिक्षण और समन्वय की आवश्यकता होगी। ऑक्सहॉर्न पर्वत, हर जगह काला कोहरा छा गया और जीनिंग और अन्य लोग काले कोहरे के किनारों पर उड़ गए और बाहर की ओर देखने लगे। हर किसी को भारीपन का एहसास हुआ। अभी अभी वह जिफू स्तर का दिव्य सारस उस संरचना में आया भी नहीं था। उसने तो बस बाहर से एक चाबुक का इस्तेमाल किया था और वह बिना किसी प्रयास के उस संरचना के झंडे को पकड़ने में कामयाब हो गया। जाहिर है, उसने संरचना के भ्रम को भांप लिया था। संरचना में प्रवेश किए बिना ही ऐसा कर पाना जी कबीले के हर सदस्य के दिल में एक भारी एहसास पैदा कर रहा था। मैंने जो विस्मयकारी संरचना परिधि के बाहर स्थापित की थी, वह सबसे कमजोर थी, नाइनफायर ने कहा। सबसे पहले हम दुश्मनों को यह विश्वास दिलाएंगे कि हम कमजोर हैं, ताकि वे अपनी चौकसी कम कर दें। उनके 12 जिफू शिष्य अलग हो गए हैं और हमारी ओर बढ़ रहे हैं। लगता है वे अंदर घुसने वाले हैं, ट्रूकीप ने अचानक कहा। वे 2 समूहों में बंट रहे हैं। नाइनफायर ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि दूसरा समूह ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी पिछली बातचीत को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे 2 जिफू शिष्य ही प्रभारी हैं। हालांकि वे दोनों दूसरे समूह में हैं और अभी तक अंदर नहीं आए हैं। चलो नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन तैयार करते हैं, ग्रैनी शैडो ने जल्दी से कहा। नाइनफायर ने हाथ हिलाया और 2 सादे अलंकृत प्रतीक प्रकट हुए। उन पर सिर्फ जिया का अक्षर अंकित था। सरकारी रिट। निंग इन दोनों प्रतीकों को देखकर आश्चर्य से देखने लगा। 2 सरकारी रिट। पहले जब हमने हे भाई बहनों को मार डाला था, तो हमें एक आधिकारिक रिट मिली थी। यह अनबाउंड रिट उन्हीं की थी। नाइनफायर ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखें आशा से भर आईं। उसने कहा, दूसरा आधिकारिक रिट मेरे जीवंश का है। ये 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक रिट है। जी निंग, अभी के लिए हम तुम्हें ये 2 रिट सौंपते हैं। नाइनफायर ने उन्हें सीधे निंग को सौंप दिया। मुझे, निंग दंग रह गया। हम इस समय अनगिनत खतरों का सामना कर रहे हैं। अगर मैं बच गया तो तुम 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक रिट मुझे वापस दे सकते हो। अगर मैं मर गया तो इसे अपने पास रखना, नाइनफायर ने कहा। चाहे कुछ भी हो, हम स्नोड्रैगन पर्वत को यह आधिकारिक रिट हासिल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर स्थिति असहनीय हो जाए तो तुरंत ट्रेसलेस टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके चले जाओ।
इस तरह आधिकारिक रिट तुम्हारे साथ चली जाएगी, और इसलिए अगर वे हमारी संरचना को तोड़ भी दें तो भी वे आधिकारिक रिट नहीं पा सकेंगे। तब तक तुम ग्रैंड जिया राजवंश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने में जी वंश का प्रतिनिधित्व करोगे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया और फिर दोनों आधिकारिक रिट स्वीकार कर लीं। जब उसने उनमें अपनी तात्विक ऊर्जा भर दी तो वह आसानी से दोनों को बांधने में सक्षम हो गया। उसी समय उसे दो जगहों का अस्पष्ट सा आभास हुआ जो उसे बुला रही थीं। यह उन दो शहरों का आह्वान था। उत्कृष्ट, नाइन फायर, ग्रैनी शैडो और बाकी सब हंस पड़े। अब जब उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था तो वे बिना किसी चिंता के युद्ध कर पाएंगे। ट्रूकीप, नाइन फायर ने कहा, तुम नेदरवम हेवनलॉक फॉर्मेशन के ड्रैगनहेड फॉर्मेशन का केंद्र बनोगे। मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन की शक्ति से भर दूंगा। हाँ, ट्रूकीप ने तुरंत सिर हिलाया। जी शैडो, नाइन फायर ने एक बार अपनी छोटी बहन को उसके पूरे नाम से पुकारा। तुम ड्रैगन बॉडी फॉर्मेशन का केंद्र बनोगी। ठीक है। दादी छाया की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। लियू जिंग, नाइन फायर ने बूढ़े सेवक आह जिंग का पूरा नाम भी पुकारा। तुम ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन का केंद्र बनोगे। बूढ़े नौकर ने धीरे से सिर हिलाया। जी निंग, नाइन फायर ने जी निंग की ओर देखा। आप हम सभी में सबसे शक्तिशाली हैं। आपकी तात्विक ऊर्जा थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक बार जब आप इस संरचना में शामिल हो जाएंगी तो हमारी तात्विक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मिल जाएगी। इस प्रकार आपकी शक्ति हम सभी में सबसे अधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार आपकी शक्ति हम सभी की शक्ति से कहीं अधिक होगी। नेदरवम हेवनलॉक संरचना का ड्रैगनटेल संरचना सबसे रहस्यमय और सबसे फुर्तीला भाग है। ये बाकी सभी को सहारा दे सकता है। इस प्रकार आप इस संरचना के मूल के रूप में काम करेंगी और आप हमारी मारक तलवार भी होंगी। निंग ने सिर हिलाया। एक बार नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन स्थापित हो जाने के बाद पांचों फॉर्मेशनों में से ड्रैगन हेड फॉर्मेशन, ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन, ड्रैगन बॉडी फॉर्मेशन और ड्रैगन पल फॉर्मेशन ज्यादा फुर्तीले नहीं रह गए। हालांकि ड्रैगन टेल फॉर्मेशन सबसे फुर्तीला था और आसानी से कई क्षेत्रों में फैल सकता था। मैं केंद्र में पहरा दूंगा, तुम सबकी मदद के लिए पूरी संरचना को नियंत्रित करूंगा। नाइन फायर ने पास खड़े येचुआन की ओर देखा। येचुआन मेरा बैकअप होगा। मेरे मरने के बाद येचुआन मेरी जगह लेगा। हर कोई जानता था कि येचुआन केवल निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने के बाद ही अपने जिफू से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगा। सब लोग, नाइन फायर ने उन सब की तरफ देखा। हम जो कुछ भी करते हैं जी कबीले के लिए करते हैं। जी वंश के लिए। दादी शैडो, पुराने नौकर आहजिंग, ट्रूकीप, येचुआन और निंग सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो जाओ, अपनी अपनी टुकड़ियां तैयार करो, नाइन फायर ने आदेश दिया। तुरंत ही ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो, आहजिंग और निंग चार अलग अलग दिशाओं में तेज गति से चले गए। एक ही समय पर डोंग जिकी और स्नोड्रैगन पर्वत के अन्य 11 जिफू शिष्य सावधानी से काले कोहरे से घिरे ऑक्सहॉर्न पर्वत में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें यहां आमंत्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में डोंग जिकी ने स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा के लिए अपनी 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना स्थापित कर ली। विशाल 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना 11 जिफू शिष्यों के चारों ओर घूम रही थी और उन्हें सुरक्षा की एक बाहरी परत प्रदान कर रही थी। इससे ये भी सुनिश्चित हो गया कि 12 जिफू शिष्यों को एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं किया जा सकेगा। काले कोहरे की भयावह संरचना। काले कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 12 लोग तुरंत सतर्क हो गए। सभी लोग जी कबीले के घात से सावधान रहें, डोंग जिकी ने पुकारा। काले कोहरे में उस क्षेत्र का आभामंडल भारी और बोझिल हो गया था। वे सभी सतर्क हो गए, इस डर से कि कहीं काले कोहरे से अचानक कोई भयानक हमला न हो जाए। अमर साधक होने के नाते वे सभी समझ गए थे कि भले ही वे अपने शत्रुओं को तुच्छ समझते हों, लेकिन जीवन मरण के वास्तविक युद्ध में वे किसी भी शत्रु अमर साधक को कम नहीं आंक सकते।